ओके तो दोस्त लोग, ये वीडियो वन शॉट वीडियो है और इसमें मैं सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वन डे रिवीजन टाइप में मैं सारे कवर करवा रहा हूँ। तो स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या लिखा है यहाँ पे, ए केमिकल रिएक्शन इज़ अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अभी क्या बोल रहा है, अगर हम लोग इसी रिएक्शन को देखें, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, सोडियम रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, NaOH बराबर। अभी अगर आप देखो तो सोडियम क्या था, एक मेटल था कि नहीं, मेटल, और ये क्या है, वाटर बराबर। लेकिन वो उसने जो चीज़ बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कम्प्लीटली एक नया कंपाउंड बन चुका है, ठीक है, जो एक बेस है, समझ रहे हो। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कोई भी दो रिएक्टेंट्स, ठीक है, कोई भी दो रिएक्टेंट्स मिलके या फिर दो या उससे ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ को, ठीक है। रिएक्शन बहुत तरह के होते हैं जो हम लोग आगे भी देखेंगे, लेकिन हम लोग बेसिकली केमिकल रिएक्शन किसे बोलेंगे, जिसमें कोई भी दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके कोई एक नया प्रोडक्ट बना दे जो कि कम्प्लीटली अलग है, जो कि कम्प्लीटली अलग होता है नेचर में उसके प्रीवियस वन के, समझ आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके बगल में जैसे सोडियम के बगल में क्या लिखा है, अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा है, S लिख के रखा है। क्या लिखा है, S। इसका मतलब क्या है, सोडियम जो है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में, समझ रहे हो, सॉलिड स्टेट में, और H2O के बगल L लिख के रखा है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड स्टेट में बराबर। उसी तरह अगर आप देखते हो NaOH जो कि एक्वस स्टेट में है। एक्वस मतलब बोले तो इस किसके, ये जो NaOH जो बेस है, ये बेस किस में डिज़ोल्व है, वाटर में, समझ आया। बेस किस में डिज़ोल्व है, वाटर में। अगर मैं बोलूँ तो रिएक्शन कुछ ऐसा है, जो कि ये रिएक्शन काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है। अगर मैं वाटर के अंदर, अगर ये मेरा वाटर है, अगर इसके अंदर अगर मैं सोडियम डालूँ तो मैं पता होता है ना, तुरंत आग लग जाता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में आग तो लगता है, साथ ही साथ में इसके अंदर बेस भी बनता है। क्या बनता है, बेस बनता है। और बेस क्या है आपका, NaOH जो बेस बनता है, NaOH बेस बनता है, और तगड़ा रिएक्शन होता है। एक कंटेनर पूरा गर्म हो जाता है, कभी कभी तो फट ही जाता है, पूरा एकदम आग निकल आता है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, समझ रहे हो ना, पानी और एक सोडियम, बस इतने चीज़ों को मिलाने से इतना कुछ हो जाता है और एक नया कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। खाली ये नहीं, और भी बहुत सारे हैं। तो डन, फटाफट देख लेते अभी केमिकल इक्वेशंस को, इसे मेट लेते तब तक। और अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं अपना नंबर दे दूंगा नीचे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको भेज दूंगा। अभी देखते हैं वन डे रिवीजन का अगर मटेरियल चाहिए तो। डन, अभी देख लो केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक केमिकल इक्वेशन, पहले डेफिनेशन को पढ़ लेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा है, एक केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन में क्या लिखा है, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर द सेम। देखो, द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ ए मीथेन गैस कैन बी रिटन एज, तो वहाँ पे क्या लिखे है उन्होंने, CH4। ये क्या होता है आपका, मीथेन, पता है ना, आजकल बहुत जन का घर में चूल्हा भी जलता है इससे। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा, सबको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अभी देखो ये केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखा जाता है साथ में, जैसे देखो मीथेन क्या है, गैसियस फॉर्म में, डन, मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ। अभी ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो भी गैस है, लेकिन जो वाटर बना वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में, डन। तो केमिकल रिएक्शन बताता है क्या, कि कैसे वो लोग रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, मीथेन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। साथ ही साथ में बताता है कि कौन सा स्टेट में रहेगा, क्या वो गैस रहेगा, लिक्विड रहेगा, सॉलिड रहेगा, एक्वस रहेगा, वो भी हमें सारा चीज़ें बताता है। अब उसके बाद वाला टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस मतलब LHS इक्वल टू RHS रहना, सिंपल बात में LHS इक्वल टू RHS होना, समझ रहे हो। अभी आपका एग्ज़ाम में MCQ पेपर है, तो एनी हाउ वो रिएक्शन मेंशन करेंगे, आपको टिक करना होगा कौन सा बैलेंस्ड है। तो चेक कैसे करना, जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, ठीक है, तो चेक कर लेना। यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन है,
1 कार्बन है, कितने 1 कार्बन। LHS में कितने कार्बन है 1 कार्बन है, तो RHS में भी 1 ही होना। चेक कर लेते हैं RHS में कितने कार्बन है, हाँ 1 है बराबर। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, RHS में भी 4 होना है। चेक कर लेते हैं, हाँ यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, 2 ओनली 2 आया, तो क्या है बैलेंस्ड है, नहीं है, हाँ यहाँ पे 2 लिखा है। चलो अभी देखो 2 2 सा 4, तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो चुका है, डन। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, यहाँ पे 2 है। और RHS में कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे तो 1 है मतलब ना, नीचे 2 1 2 दिख रहा है। तो आपको चेक करना है बैठ के कौन सा इक्वेशन बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब LHS इक्वल टू RHS होना। आप एग्जाम में इस तरह करके चेक कर लेना, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे जैसे A B C D, तो आप चेक कर लेना इसमें से जो बैलेंस्ड इक्वेशन रहेगा उसी को टिक करने बोलेगा, तो आप उसको टिक कर देना, डन। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये काफ़ी ईजी है और काफ़ी स्कोरिंग है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बनेगा इस बार भी। तो इसको जब देखेंगे हम लोग तो पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी दो रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट, मतलब 2 रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि 2 ही हो, यहाँ पे 3 4 कुछ भी हो सकता है, डन है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहा, क्या रहा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको क्या चेक करना है, इनपुट में और आउटपुट में। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इनपुट में 1 रिएक्टेंट 2 रिएक्टेंट 3 रिएक्टेंट कुछ भी हो, लेकिन आउटपुट में एक ही रहेगा, समझ रहे हो, खाली एक ही आउटपुट में आएगा, तो बोल देने कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डन। अभी अगर यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन को पढ़ें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, तो ये रिएक्शन in which 2 or more reactions combine to form a single product is called a combination reaction। अगर आप देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो कि अपना क्विक लाइम है, वो चूना जो होता है ना वाला, और वो जो हाइड्रोजन मतलब वाटर के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिख रहा है ना। यहाँ पे कितने हैं प्रोडक्ट में, कितना है, जस्ट एक है ना, 2 मिल के क्या बनाया, जस्ट एक बनाया, डन। चलो अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लेते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ रिएक्शन है। तो पहले मैंने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन में 2 और मोर इनपुट मिलके क्या बनाया था, 2 और मोर इनपुट मिलके 1 आउटपुट बनाया था। अब डिकम्पोजिशन इसी का जस्ट उल्टा है, इसी का उल्टा मतलब जिसमें क्या होगा, इनपुट में 1 होगा, इनपुट में कितने होंगे, इनपुट में जस्ट 1 है, इनपुट में आपका खाली 1 है, लेकिन आउटपुट में क्या है, उससे ज़्यादा है। अगर मैं देखो इनपुट में क्या है, जैसे 1 रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे, लेकिन आउटपुट में क्या है, इससे ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। देखो इनपुट में कितना है 1 है, आउटपुट में कितना है 2 है। जो भी चीज़ टूट जाता है ना, ब्रेक होता है, उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डन। ज़रूरी नहीं है खाली यही, और भी बहुत सारे हैं, डन है। तो कोई भी चीज़ ब्रेक होता है, ब्रेक होकर 2 बनाता है, तो कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन में आएगा, कॉम्बिनेशन, अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या था, कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया था, 1 या फिर 2 आउटपुट या फिर 3 इनपुट मतलब मिलके इनपुट लेके ओनली सिंगल आउटपुट बनाए, क्या बनाए, सिंगल आउटपुट, तो बोलेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर सिंगल इनपुट मतलब आपका केमिकल वो टूट के अगर बनाए मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल 1 हो या 1 नहीं मतलब 2 या उससे ज़्यादा मल्टीपल आउटपुट बनाए, तो उसे बोल देंगे हम लोग सिंपली क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डन। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब आगे हमारा जो आता है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, हम सबको पता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज़ होता है, समझ रहे हो। इसका मतलब है कोई भी रिएक्शन होने के बाद अगर वो कंटेनर गर्म हो जाए तो वो एक्सोथर्मिक है, डन। अगर यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या लिखा है, द रिएक्शन which are accompanied by evolution of heat are called exothermic reaction just like a combustion reaction। मतलब कोई भी चीज़ को जब हम लोग जलाते हैं तो वो चीज़ गर्म हो जाता है ना। अभी जैसे देख लो घर का चूल्हा में जब गैस जलता है तो बर्नर वगैरह या फिर उसके ऊपर जो कढ़ाई वढ़ाई हम लोग रखते हैं सब गर्म, मतलब तगड़ा गर्म होता है ना, समझ रहे हो। मतलब ये जो देखो कढ़ाई क्यों गर्म होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होता है ना,
यहाँ पे जो CH4 बर्न होता है, CH4 जो मीथेन अपना बर्न होता है तो क्या बनाता है, सॉरी O2, CH4 जो अपना O2 के साथ मिला के CO2 बनाता है, प्लस हीट भी सीक्रेट करता है, समझ रहे हो, और वाटर तो प्रोड्यूस होता ही है। यहाँ पे जो हीट रिलीज होता है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब गर्म हो जाना। डन। उसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, एंडोथर्मिक। जैसे यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करें हम लोग तो क्या लिखा है, द रिएक्शन विच ऑकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट आइदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फोटोसिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है, आपका जो फोटोसिंथेसिस है, क्या है फोटोसिंथेसिस, वो क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और साथ ही साथ में कौन, जैसे सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डन है ना, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सारे क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे सारे के सारे लिखा नहीं है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और क्या क्या आता है बोलने से, यहाँ पे एक आता है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से भी हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या था मेरा, वाटर को जब हम लोग, वाटर से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक किसमें ब्रेक होता है, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, बराबर। और क्या था, और एक होता है सनलाइट की वजह से, किसकी वजह से, सनलाइट। सिंपल सा एग्जांपल था, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड जो बुक में दिया है, अगर इसको हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा। उसी तरह और एक है सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी अगर हम लोग सनलाइट में रखेंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन में वो टूट जाता है। डन। और हीट का जो एग्जांपल है वो तो यहाँ पे देखे रखा है कि डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मतलब लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। डन। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या निकलता है, सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, जिसमें हम लोग मतलब रिएक्शन करवाने के बाद हीट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ आपका मीथेन, LPG, वॉट एवर थिंग जो भी हम लोग बर्न कर रहे हैं। डन। चलो अभी आगे वाला टॉपिक मूव कर लेते हैं। अब आगे हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे। When a more reactive element displaces less reactive element from its salt solution is called a displacement reaction। तो अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सॉल्ट किसे बोलेंगे हम लोग। सॉल्ट कोई भी मेटल और नॉन मेटल, कोई भी मेटल और नॉन मेटल मिलके अगर एक कंपाउंड बनाए, ठीक है, टुगेदर एक कंपाउंड बनाए तो उसे सॉल्ट कहेंगे। डन। अभी देखो, अभी इसमें क्या बोल रहा है, रिएक्टिविटी होता है, कुछ मेटल रिएक्टिव होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, सोडियम, फिर आता है आपका, नहीं पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, इस तरह कर करके और सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव बोलने से ऑरम, जो कि आपका गोल्ड है। डन है। अभी रिएक्टिविटी सीरीज जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको इस तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, तगड़ा रिएक्टिव रहेंगे वो। अभी क्या होता है, कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन में क्या हो, रिएक्टिविटी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है। डन। अभी सॉल्ट वगैरह तो क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है हमारे पास, उसमें क्या आयरन है, क्या है आयरन। आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, किसके साथ, कॉपर सल्फेट। तो क्या बना रहा है वो बना रहा है अपना आयरन सल्फेट और कॉपर, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। अब मज़ेदार चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर करूँ आयरन और कॉपर के मतलब रिएक्टिविटी का, तो जस्ट कॉपर के ऊपर आयरन आता है, जस्ट कॉपर के ऊपर। तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव कंपेयर टू कॉपर। डन। इसलिए आप देखे होंगे रस्टिंग तो दोनों में होता है, लेकिन आयरन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू कॉपर। तो एज आयरन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा इसको, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और अपना जगह ले लेगा सल्फेट के साथ, और कॉपर रहेगा अकेला। डन। या फिर सिंपली आप कैसे पहचानोगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ट्रिक क्या रहेगा, आपको चेक करना है जो पहला एलिमेंट दे के रखा है और जो सेकंड एलिमेंट दिया है, अगर वो सेकंड एलिमेंट से खाली मेटल को डिस्प्लेस कर दे, जैसे कॉपर एक मेटल है, आयरन एक मेटल है, अगर वो जस्ट खाली सेकंड जो सॉल्ट है आपका कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट है, अगर इस सॉल्ट से खाली मेटल को डिस्प्लेस करके अपना जगह ले लें, और वो जो मेटल कॉपर सल्फेट के साथ पहले था अगर वो अकेला घूम रहा है, तो पहचान लेना वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बराबर वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डन। अब आगे बढ़ते, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है,
द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम्स इन ए रिएक्टेंस मॉलिक्यूल आर डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना है आपको. जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सा, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे ऑल्सो कौन सा रिएक्शन कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. इसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को एक और नाम क्या है, एक और नाम नहीं, इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट होता है. अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, सोडियम सल्फेट और अगर मैं बेरिलियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाऊँ, ठीक है, तो क्या होगा, क्या यहाँ पे ये जो अपना सोडियम है ना, सोडियम ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है Cl के साथ, इसीलिए तो घर में नमक है NaCl. तो ये क्या करेगा, सल्फेट को छोड़ देगा, छोड़ के Cl के साथ अपना घर बना लेगा. तो बना लिया सोडियम क्लोराइड प्लस, और जो है वेले घूम रहा था ना आपका, जो बेरिलियम और सल्फेट अभी वेले घूम रहा होगा, तो ये दोनों अपने साथ दोस्ती कर लेंगे, तो बना लेगा बेरियम सल्फेट. लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है, इसमें से कोई एक चीज़ नीचे सेटल डाउन होगा. अब वो सेटल डाउन कौन होगा, देखो NaCl को पानी में अगर एक्वस फॉर्म में है वो, अगर वो एक्वस फॉर्म में, तो ये पॉसिबल तो है नहीं कि पानी, मतलब पानी में जब हम लोग नमक घोल देते हैं तो एनी वो नीचे तो सेटल होता है नहीं. नीचे फिर कौन सेटल हो जाएगा, बेरिलियम सल्फेट आपका नीचे सेटल होगा. मतलब अगर समझे इस चीज़ को, अगर ये मेरा कंटेनर है और कंटेनर में अगर पहले सपोज़ बेरिलियम क्लोराइड था और अगर मैं उसके अंदर एक और कंटेनर से क्या डाल दूँ, सोडियम सल्फेट, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगा, यही वाला रिएक्शन जो अपर रिएक्शन वही वाला होगा और एक्वस फॉर्म में. और नीचे कौन जमा हो जाएगा, आपका ए वाला चीज़, क्या, बेरियम सल्फेट. बेरिलियम सल्फेट आपका नीचे जमा हो जाएगा, बराबर. तो ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और पहचानेंगे कैसे, देख सकते हो ना, सोडियम यहाँ जाके NaCl के साथ लग गया और बेरिलियम जाके इसके साथ SO4 के पास साथ, दिख रहा है ना, एक दूसरे को कैसे रिप्लेस कर रहे हैं वो. डन. तो ये होता है पहचानने का तरीका. तो अभी तक कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स. अब आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग किसे कहेंगे, सिंपल सी बात है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है ना, इसमें क्या होता है आपका, इसमें बेसिकली न्यूट्रल हो जाते हैं वो लोग. क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल. सिंपल सी बात है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी बोले तो याद रख लेना, एसिड और बेस. एसिड और बेस मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट. समझ रहे हो, एसिड एक अलग प्रॉपर्टी है, मतलब कंपाउंड का एसिडिक प्रॉपर्टी, और बेस एक अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मिलने के बाद वो लोग अपना प्रॉपर्टी को खो देते हैं. समझ रहे हो ना, अपना जो ताकत है उसको खो देते हैं, थोर के माफिक. अब देखो, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, कि एसिडिक कौन होता है. जैसे यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन को, मतलब डेफिनेशन को पढ़ूँ, द रिएक्शन इन विच एसिड और एसिडिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बेस और बेस ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और उन्होंने एक एग्जाम्पल के साथ भी मुझे ईजिली बता के रखा है. क्या दिया है, 2NaOH, ठीक है, और H2SO4. पता है ना, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है. जब रिएक्ट करता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट, और क्या बना देगा, साथ में बना देगा वाटर मॉलिक्यूल, बराबर. वो तो ठीक है. ए पहला वाला आपका ए आपका बेस, ए आपका एसिड है, तुम लोगों ने पहचान लिया. अब क्या बोला है, एसिडिक ऑक्साइड्स. क्या बोला है, एसिडिक ऑक्साइड्स. अब एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये बात आपको याद रखना है. एसिडिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है. जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, क्या, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है. ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. समझ आया, ये सारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. उसी तरह मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स ये क्या होते हैं आपका, बेसिक, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, इन्हें कॉपर ऑक्साइड लिख देते हैं, कॉपर ऑक्साइड. जितने भी मतलब मेटेलिक ऑक्साइड बनता है आपका, वो सारा क्या होता है, ये हो जाते हैं सब के सब. Fe2O3 आपका जो रस्ट है, ये सारे क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में. डन, इतना समझ आया. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अब आगे जो अपना प्रॉपर्टी है वो क्या है, फटाफट मिट लेते हैं एक बार. हाँ, अभी देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ऑक्सीडेशन तो सबको पता है, गेन ऑफ योर ऑक्सीजन. लेकिन साथ ही साथ में क्या है, देखो अगर मैं डेफिनेशन को पढ़ूँ, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन्स और इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. अब देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन बोला है,
तो डेफिनेटली ऑक्सीजन ऐड होगा, इतना तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे जो साथ में लिखा है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड। अब मैं अगर हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन, और अगर हम इसको मतलब इसका स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाहर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या बोल रहा है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो अगर सपोज कोई भी मेटल है, मेरा कॉपर है, अगर इस कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है ना, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज व्हाट, योर ऑक्सीडेशन। अभी देखो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर हम लोग इसको हाइड्रोजन को देखें, अगर हम लोग हाइड्रोजन एटम को देखें तो इसमें भी तो एक इलेक्ट्रॉन ही होता है ना खाली, और तो कुछ है नहीं खास, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं साथ ही साथ में। समझ आया? आई होप ये हो चुका है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगला बार जब भी बोले ऑक्सीडेशन, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है मेरे पास। सो टू कॉपर, देखो यहाँ पे क्या दिया है, कॉपर के साथ, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन को, जब ऑक्सीजन रिएक्ट होता है आपका तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे हीट का रिक्वायरमेंट है, अगर आप यहाँ पे देखो तो हीट का रिक्वायरमेंट है, तो इस रिएक्शन को होने के लिए किसका ज़रूरत है, हीट। अगर हीट का ज़रूरत है तो उसको क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डन है। और अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें तो कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में है ये, डन है ना, दिख रहा है ना, दो मिलके एक आउटपुट बनाया, बराबर। अभी देख लेते रिडक्शन। रिडक्शन सिंपल ही है, रिडक्शन मतलब लूज ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है। तो क्या है, लूज ऑफ ऑक्सीजन, जो हम सबको पता है। और क्या है, साथ ही साथ में जैसे ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ क्या बोलते हैं आपका, क्या था आपका, जैसे आपका ऑक्सीडेशन का था उसी का सीधा उल्टा है वाला, इन विच क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इज गेन और हाइड्रोजन इज एड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। डन। लूज ऑफ ऑक्सीजन, और पिछले वाले में क्या दिखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या था, रिमूव हुआ था, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन के टर्म पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन भी क्या हुआ, ऐड हुआ, बराबर। अब एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं फटाफट। डेफिनेशन में क्या लिखा है, रिडक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन और इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। अगेन यहाँ पे अगर देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन को, जो यहाँ पे दिया है 2 पोटेशियम क्लोरेट का जो दिया है, जो KClO3 है। डन। हीट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोराइड में टूट रहा है वो, प्लस ऑक्सीजन बना रहा है। अगेन इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दिख रहा है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और क्या एंडोथर्मिक है, हाँ है, ये एंडोथर्मिक भी है। और हम लोगों ने पढ़ा भी था, जितने भी रिएक्शंस होते हैं एंडोथर्मिक, वो सारे क्या होते हैं, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे एंडोथर्मिक होते हैं। डन है। तो ये क्लियर है, जिसमें हीट रिक्वायरमेंट है, दिख रहा है ना, यहाँ पे हीट का रिक्वायरमेंट है तभी ये टूटता है। डन। तो ये भी क्लियर हो चुका है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको भेज दूंगा तुरंत, मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी देखो, अभी होता है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या रिएक्शन, रेड ऑक्स, बराबर। अभी ये रेडॉक्स, अगर मैं इसको तोड़ को अगर लिखूँ, देखो RED है ना, सॉरी ऐसा तोड़ देते हैं। अगर यहाँ पे जो RED है ना, इसका मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। और जो OX लिख के रखा है, आप समझ गए होंगे, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया मैं उसको देखूँ यहाँ पे, तो क्या करके लिखा है उन्होंने, कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हीट का रिक्वायरमेंट है इस रिएक्शन में, तो कौन सा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक। तो क्या क्या बनाएगा, कॉपर और वाटर मॉलिक्यूल। तो अब देखो कॉपर है, कॉपर को जब यहाँ पे रिएक्ट करवाया, डन, दिख रहा है ना, ये यहाँ पे कॉपर क्या था, ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन उसने यहाँ पे जब गया, ऑक्सीजन क्या उसके साथ है, नहीं हो तो भाग गया दूसरे के साथ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, इनपुट में है आउटपुट में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखो इनपुट में था आउटपुट में नहीं है, मतलब ऑक्सीजन को खो दिया, ऑक्सीजन लूज हो गया उससे, तो मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। समझ रहे हो। उसी तरह हाइड्रोजन, यहाँ पे बेचारा अकेला घूम रहा था, लेकिन यहाँ गया तो ऑक्सीजन उसके साथ आ गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, फिर ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे।
दिख रहा है ना, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। समझ आया? चलो अभी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल बोलने से क्या क्या दिया है यहाँ पे, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो करोजन, तो पहला देख लेते हैं करोजन, जो हम सबको पता है। करोजन, द फिनोमेना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमोसफियर इज कॉल्ड करोशन। इन केस ऑफ आयरन द प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सिल्वर। देखो अब जो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन, जैसे आयरन होता है अपना, आयरन जो ब्रिज व्रिज बनता है, वो जब ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, तो क्या बना लेता है अपना, एक कोटिंग बन जाता है ना, हल्का सा रेडिश कलर का, स्टार्टिंग में रेडिश रहता है, उसके बाद तो डार्क ब्राउन बन जाता है। डन, तो एक ऑक्सीडेशन था। साथ ही साथ में यहाँ पे कुछ और अलग अलग ऑक्सीडेशन बताया, जैसे कि आपका जब सिल्वर ऑक्सीडाइज होता है, क्या ऑक्सीडाइज होता है, सिल्वर। जब सिल्वर ऑक्सीडाइज होता है तो AgO जब वो बनाता है तो साथ में क्या होता है उसका, वो देखने में कैसा होता है, वो एक ग्रीन कोटिंग लगता है, ठीक है, नहीं ग्रीन नहीं, तो ब्लैक कोटिंग, सॉरी। तो ब्लैक कोटिंग कौन बनाता है अपना, ब्लैक कोटिंग, मतलब जब आपने देखा होगा सिल्वर कोई पहनता है तो वो जब ऑक्सीडाइज होता है तो काला हो जाता है, मतलब पहले जब हम लोग खरीदते एकदम शाइनी होता है, कुछ दिन बाद, साल 2 साल पहनने के बाद वो हल्का ब्लैकिश हो जाता है ना, ब्लैकिश हो गया मतलब क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। उसी तरह और एक क्या दिया है यहाँ पे, कॉपर तो हम सब ने देखा है, जब कॉपर ऑक्सीडाइज होता है तो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का, कैसा बना लेता है अपने आप को, देखने में एकदम ग्रीनिश कलर का। डन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा चीज़ है जो रेड बनता है, कौन सा चीज़ है जो ऑक्सीडेशन पे रेड बनता है, तो वो है आपका आयरन, ठीक है। कौन सा चीज़ है जो ऑक्सीडेशन होने पे ब्लैक बनता है, वो आपका सिल्वर। कौन सा चीज़ है जो ऑक्सीडाइज होने पे ग्रीन बनता है, तो वो है आपका कॉपर। डन। उसी तरह एक और टर्म है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, क्या बोल देंगे उसको, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो लेज़ वगैरह आता है वो सब में तो बदबू नहीं आता है, लेकिन कोई मतलब ऐसे जो दुकान में मिलता है ना, मटर वगैरह या फिर मुर्कू वगैरह जो पैक होता है, तो वो कुछ दिन बाद क्या होता है, बदबू मारता है, अच्छा खासा बदबू। मतलब सपोज़ 10 तारीख को बनाया आपने, अगर उसको 20 तारीख को ख़रीदा, फिर अगर आप उस पैकेट को खोलोगे तो एक बदबू सा निकलता है उसमें से, और उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। ये क्यों होता है बोलने से, वहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन होता है, फैट का। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को क्या बोलेंगे हम लोग, रैंसिडिटी, बराबर। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज नोन एज योर रैंसिडिटी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रैंसिडिटी, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट विच आर वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब जो हवा में उड़ सकता है, प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। डन। अब इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं। जैसे रस्टिंग का प्रिवेंशन था, क्या क्या था, गैल्वेनाइजेशन था, पेंट कोटिंग था, ग्रीस लगा दो, गैल्वेनाइज कर दो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। गैल्वेनाइज कर लो, आपका जो GI शीट आता है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। डन। उसी तरह रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, तो पहला क्या कर लो आप, जो जैसे आपका लेज़ का पैकेट आता है वो काफ़ी फूला सा होता है, उसके अंदर रहता है तो 2-4 लेज़ ही है, लेकिन काफ़ी फूला सा होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस, बराबर। उसी तरह, लेकिन हाँ, इसको तो भाई उससे प्रिवेंट मतलब कर दिया, लेकिन कुछ कंटेनर क्या आता है, लिक्विड फॉर्म में आते हैं हम लोग, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, क्या डालते हैं, दूसरे स्टेबलाइज़र डालते हैं जो कि रैंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। उसमें से एक है BH है, ठीक है, और एक क्या है आपका BHT। अगर मैं BHA का फुल फॉर्म बताऊँ तो यहाँ पे लिखा होगा, दिखा है ना आपको, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एंड BHT हुई है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। तो ये दो यूज़ करते हैं, बराबर। इधर आप इसे यूज़ कर लो, नाइट्रोजन को पैकेट के अंदर डाल के, या फिर आपका ये BHA या फिर BHT यूज़ कर लो, वो भी चलेगा। और करोजन को प्रिवेंट करने के लिए तो पता ही है ना, पेंट वगैरह कर लो, ग्रीस लगाओ, तेल लगाओ, जो हम लोग करती है घर में। तो डन। तो आई होप 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर ख़त्म हुआ है। ट्राई करते हैं फटाफट अभी नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को। तो पहले डेफिनेशन शुरू कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो रहा है यहाँ पे। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कवर हो रहा है बोलने से, एसिड सबस्टेंस विच आर सोर इन टेस्ट एंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। समझ रहे हो, सोर इन टेस्ट, सोर बोलने से कड़वा, क्या कड़वा, जैसे आपका नीम पत्ती हो गया, फिर आपका करेला हो गया, समझ रहे हो ना, करेला, ये सब खाने में कैसा लगता है, काफ़ी कड़वा होता है,
तो उसको सॉर्ट टेस्ट कहते हैं। तो जो भी सॉर्ट टेस्ट होता है वो क्या होता है, बेस होता है आपका, बराबर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है लिटमस पेपर के ऊपर, कि जो भी आपका एसिड्स होता है वो आपका ब्लू लिटमस को, कौन सा लिटमस को, ब्लू लिटमस पेपर को, मतलब अगर आपका लिटमस पेपर ब्लू कलर में है तो इसको क्या कर देगा, इसको टर्न करेगा किस में, रेड लिटमस में, समझ रहे हो, नेचुरल इंडिकेटर लिटमस, तो इसको रेड बना देगा, बराबर, डन। चलो अभी देख लेते हैं। एसिड्स आर ऑल्सो डिफाइंड एज सब्सटेंस विच फर्निश हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन या फिर H+ आयंस, या फिर क्या लिखा है, जो भी सब्सटेंस जो H+ आयंस बना सकता है, समझ रहे हो, जो भी सब्सटेंस जो H+ आयंस बना सकता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड्स, डन। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ क्या है, H2O, और इसके अंदर अगर H+ आयन बनता है ना तो क्या होता है, ये जो H है ना इसके साथ आ जाता है, H3O बना लेता है और टोटल इसका पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, समझ रहे हो ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिंपल सी इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है एसिड्स की वो देख लेते हैं फटाफट। तो एसिड्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स देखते हैं। तो एसिड्स फॉर्म सॉल्ट्स ऑन रिएक्टिंग विथ मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड इवोल्यूटिंग हाइड्रोजन गैस। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो जब भी कोई एसिड, ठीक है, जब भी कोई एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका मेटल के साथ, किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनाएगा, आपका एक सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगा, बराबर। एक प्रॉपर्टी हुआ मेरा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है जिंक है, जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, दिख रहा है ना। अभी और एक क्या दिया है, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सिंपल सी बात है, जब आपका एसिड किसके साथ रिएक्ट करे, इस बार हमारा एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, अगर इसके साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाएगा बताओ, लिखा है ऑलरेडी यहाँ पे, क्या बनाएगा, एक तो पहले बनाएगा सॉल्ट, तो बनाएगा ही, बिना सॉल्ट बनाए उसको चैन आएगा नहीं, तो एक बना देगा सॉल्ट, और क्या बनाएगा बताओ, एक सॉल्ट बना लिया, और साथ ही साथ में क्या बनाएगा, एडिशन प्रोडक्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2, डन। अगर हाइड्रोकार्बोनेट के साथ या फिर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक बनाएगा CO2 और एक क्या बनाएगा, वाटर, समझ रहे हो। तो मेटल जब भी, मतलब एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, और एसिड और मेटल रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, डन। अभी देखो, एसिड्स गिव सॉल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड्स, थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। अभी देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या था, मैंने क्या बताया था, मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या था, बेसिक इन नेचर, ये क्या था, बेसिक होते हैं, डन। अभी देखो, जब कोई एसिड कोई भी बेसिक ऑक्साइड के साथ, समझ रहे हो, जैसे मेटेलिक ऑक्साइड लिखा है ना, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में न्यूट्रल कर देगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट, जो है पहले से पता है, और वाटर, ख़त्म, ये भी हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या दिया है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, फोर्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, H2SO4, HNO3 आर कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, वाइल वीक एसिड्स H2S, HCN और CH3COOH आयनाइज पार्शली इन वाटर। इसका मतलब क्या है, जब इन लोग हम लोग जैसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को डालूँ किसके अंदर, वाटर के अंदर, HCl को अगर मैं डालूँ वाटर के अंदर, तो ये वाटर के अंदर क्या बना लेगा, अपने आप को तोड़ के क्या क्या बना लेगा, H+ बना लेगा और Cl- बना लेगा, ठीक है। और भी जितने, अगर मैं यहाँ पे 10 मोल डालूँ तो 10 के 10 यहाँ पे टूटेंगे, समझ रहे हो। उसी तरह अगर मैं वीक वाले को डालूँ, जैसे आपका CH3COOH, अगर मैं इसको डालूँ तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे 10 डाला तो हो सकता है कि यहाँ पे कितने, जैसे 2 ही बने, 2 CH3COO नेगेटिव बना और 2 H+ बना, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे सोल्यूशन के अंदर ही रहेंगे, समझ आया। तो जब भी मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को डालते हैं पानी में तो क्या होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, लेकिन जब वीक एसिड को डालते हैं तो इनकम्प्लीट, मतलब पार्शियल आयोनाइज्ड होता है,
सेम बेस के साथ भी है, बेस भी पार्शियली होता है। डन। अभी देख लेते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ें कि जो हम लोग खाते पीते हैं उसके अंदर कौन सी एसिड रहता है, पूछा जा सकता है। जैसे विनेगर के अंदर क्या रहता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज और लेमन के अंदर साइट्रिक एसिड। टर्मिंट जो आपका इमली है, इमली के अंदर क्या रहता है आपका, टार्टरिक एसिड। टमाटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड। और जो चींटी वगैरह काटता है तो उसके अंदर क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। डन। अभी आगे मूव करते हैं। फटाफट मिट जा। अभी जब आगे मूव करते हैं, आगे क्या है, बेस और एल्कलीस। तो बेस का एक और नाम क्या हुआ, एल्कलीस। तो जब भी आपको दिखे बेस तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, बेस का एक और नाम क्या है, एल्कलीस। डन। बेस का एक और नाम है आपका एल्कलीस। तो सब्सटेंस दैट, डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंस दैट फर्निश हाइड्रोक्साइड आयंस OH ऑन डिसोसिएशन और आयनाइजेशन इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड बेस। They are bitter in taste and soapy to touch and turn red litmus paper into blue. ओके सॉरी, यहाँ पे मुझे याद आया, अभी मैंने गलत बोला था। एसिड जो था ना, एसिड जो था वो क्या होता है, खट्टा होता है। क्या होता है टेस्ट में, खट्टा, सोर। क्या होता है टेस्ट में, सोर होता है। समझ रहे हो, वो खट्टा होता है, जैसे कि नींबू का रस वगैरह सब खट्टा होता है ना। सॉरी वो गलती हो गई मेरे से, वो होता है सोर। खट्टे वाले को क्या बोलते हैं, एसिड। डन। उसी तरह जो आपका बिटर होता है, मतलब कड़वा होता है, जो करेला वगैरह, नीम पत्ती वगैरह, वो क्या होता है, बेस। डन है, मैंने पहले बताया था, गलती हो गया तो ठीक कर लेना इसको यहाँ पे। तो एसिड होता है सोर टेस्ट में, खट्टा होता है जैसे लेमन वगैरह। उसी तरह बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। बराबर। अब बेस और एल्कलीस जो हम लोग कर ही रहे हैं, तो अभी देखो, अगर हाइड्रोजन, अगर मतलब एसिड जो होता है, एसिड क्या H+ आयन बनाता है, तो डेफिनेटली बेस के पास क्या होता है, जैसे HCl था ना, तो HCl था अपने पास। HCl जब इसको हम लोग पानी में डालें, H2 के अंदर जब डालें तो क्या बनाया, H+ और Cl नेगेटिव बनाया। उसी तरह NaOH एक बेस है, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो क्या क्या बना लेगा, Na+ बनाएगा और क्या बनाएगा, OH-। समझ रहे हो। लेकिन लेटर यहाँ पे जो H+ है स्टेबल बनने के लिए H3O+ बनाता था, वो छोड़ो, H+ में तो टूटता था। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाएगा, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड का आयन। बराबर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो रेड लिटमस ब्लू लिटमस वाला, ये क्या करेगा आपका, जो आपका रेड लिटमस आता है ना, ये जो आपका रेड लिटमस है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अगर बेस है तो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस में। बराबर। अभी देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर बेसेस। डन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो सेम हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, आपका एसिड के लिए दिख रहा है, एसिड के लिए, तो सेम यहाँ पे क्या है, बेस के लिए भी है। मतलब जब कोई बेस, जैसे एग्जांपल क्या दिया है, जिंक, जब कोई बेस, जब कोई मेटल जैसे जिंक के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। बराबर। यहाँ पे जो सॉल्ट बनाया उसका नाम है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस और हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या हुआ, जब भी मेटल प्लस बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होना, रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बराबर। जो हम लोगों ने पहले भी देखा था। अब देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटेलिक एसिडिक, और ये तो लिख के दिया इस बार एसिडिक, पिछले बार नहीं लिखा था, ऑन रिएक्शन विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2 वगैरह, CO2, NO2, ये सारे क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, मैंने बताया था, एसिडिक इन नेचर। तो ये लोग जब रिएक्ट करेंगे CO2, या फिर ये लोग जब मतलब किसके साथ रिएक्ट करेंगे, कोई बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस कुछ भी हो, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, डेफिनेटली क्या बनाएगा, एक बनाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो सॉल्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो रिएक्शन मैंने मेंशन किया वो क्या है, कैल्शियम CO2 जब रिएक्ट करते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, अच्छा खासा बेस है वो, 13 आता है उसका pH, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन है, और वाटर बना लेगा। समझ आया। इसीलिए इसको ना हम लोग रेस्पिरेशन में भी चेक करते हैं कि हम लोग रेस्पिरेट जब करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, तो उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग रख लेते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को,
और उसके अंदर एक स्ट्रॉ से फूंकते हैं, तो स्ट्रॉ से फूंकते मतलब CO2 आता है, उसके बाद ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कौन सा रिएक्शन है, यह जाके आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है, दिख रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको मेट लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पेज की ओर। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक NaOH KOH आर कम्प्लीटली डिसोसिएट। अब देखो वहाँ पे जो एसिड में जो प्रॉपर्टी पड़े थे ना, अगर मैं क्या करूँ, जब अगर मैं इसको डाल दूँ, अगर मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस जैसे NaOH को डाल दूँ, ठीक है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है, अगर मैं डाल दूँ उसको पानी में तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा, आपका सोडियम प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। उसी तरह मेरे पास कंटेनर है, अगर मैं कंटेनर के अंदर एक वीक बेस डालूं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, कम्प्लीटली नहीं टूटेगा, ये कम्प्लीटली नहीं टूटेगा। ये क्या करेगा, अगर सपोज अगर मैंने यहाँ पे 10 NaOH डाले थे तो यहाँ पे कम्प्लीटली 10 Na प्लस और 10 OH माइनस बनेगा। लेकिन यहाँ अगर मैंने 10 डाला तो क्या हो गया, NH3 प्लस बना कुछ, समझ रहे हो, और OH माइनस बना कुछ, समझ रहे हो ना, ये है उसका कहानी। तो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे 10 डाले तो यहाँ पे 4 बन गए सपोज, लेकिन पूरा नहीं बनता है। डन। तो पार्शियली डिसोसिएट होता है जब उसको वाटर में डाला जाता है। अब आगे की बात क्या देख लेते हैं, एसिड बेस इन वाटर सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये थोड़ा थोड़ा कर चुके हैं पहले। देखो अब जब हम लोग एसिड को डालते हैं, किसको डालते हैं बेस में, जब ये रहा मेरे पास एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या है, H2 है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, एसिड HCl। अब क्या हुआ, एनी हाउ एक किस में टूट जाएगा, HCl किस में, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। मतलब HCl किस में टूट गया, H प्लस और Cl माइनस बराबर, साथ में तो वाटर तो है ही इसके आसपास ना, H2 है तो इसके आसपास है ही। अब ये बड़ा अनस्टेबल कंपाउंड रहेगा, तो ये क्या करेगा, अपना जो हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ जगह दोस्ती कर लेगा, दोस्ती करने के बाद क्या कर लेगा, H3O प्लस बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन, Cl माइनस तब भी रहेगा। समझ आया? तो ये है फंडा। उसी तरह अगर हम लोग एक बेस को डालते हैं, किसको डालते हैं, एक बेस को डालते हैं। देखो एक बेस को डालते हैं तो मैं, ये रहा है कंटेनर जिसके अंदर H2 है मेरा, उसके अंदर मैंने डाला है एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इसको जब डालेंगे तो क्या हो जाएगा, NaOH Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा बराबर, H2 उसके अंदर ही रहेगा। तो मतलब मैं अगर बोलूँ NaOH को अगर मैं डालूँ H2 के प्रेजेंस में तो क्या क्या बनेगा, Na प्लस और OH माइनस, और H2O ऐसे ही रहेगा, और उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ पे कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा। डन। तो ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डन। लेकिन वही जगह वीक बेस और आपका वीक एसिड, वीक बेस और वीक एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करता है लेकिन उतना बढ़िया से नहीं कर पाता है। समझ रहे हो? अगर ये अगर 100% एफिशिएंट है, जो होता तो है नहीं, अगर 100% एफिशिएंट है तो ये उतना नहीं होगा, ये जैसे 40% इस तरह एफिशिएंट होगा, ये पूरा नहीं होगा। समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं, एक और बार रिवाइज कर लेंगे फटाफट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट, एक पहले भी दिखा है, अभी एक बार फिर देख लेते हैं। तो एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नहीं, यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे लिखा है, कहाँ गया ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ लिखा है। तो एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। डन। तो क्या बनाता है आपका, एक सॉल्ट जो हमें पता है, और वाटर बनाता है, ये तो हमें पता ही है। अब मज़ेदार चीज़ क्या है, एसिड और कौन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये क्या होता है, एसिडिक होता है, और बेस क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड। जब ये दोनों, जब मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट और H2O। डन। अभी बात कर लेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स मतलब जो हमें इंडिकेट करता है कि भाई एसिड है कि बेस है।
कुल मिला के यहाँ पे 3 तरह के इंडिकेटर्स हैं, मतलब 4 तरह के बोल सकते हैं, बेसिकली हम लोग ले लेते हैं 3 तरह के। तो एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर आपका और एक होता है सिंथेटिक और एक होता है ऑल्फैक्टरी और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर जो हम लोग मतलब हमेशा मतलब यूज़ करते हैं, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन पे होता है। समझ रहे हो? इट मतलब अभी देख लेते हैं, पहले नेचुरल इंडिकेटर से शुरू करते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर का जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो नेचुरल इंडिकेटर का डेफिनेशन में क्या लिख के रखा है, देखिए, दीज इंडिकेटर्स, क्या लिखा है, दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ किसकी, लिटमस की, लिटमस सोल्यूशन, किसके सोल्यूशन की बात करूँ, लिटमस सोल्यूशन। तो लिटमस सोल्यूशन एक कहाँ से आता है, एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकन। तो लाइकन प्लांट से क्या आता है, लाइकन प्लांट, लाइकन प्लांट है, यहाँ पे लिखा है देखो। तो लिखा है जैसे लिटमस सोल्यूशन इज ए पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन प्लांट, बराबर। उसी तरह सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, द इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जाम्पल के तौर पे मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फेथलीन, ये दोनों क्या है, आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। अभी देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चार्ट बनाया जो कि बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिकेटर्स है, पीएच रेंज नहीं दिया है, कलर क्या होगा, लिटमस, जो आपका लिटमस पेपर है, लिटमस सोल्यूशन है, वो जब एसिडिक मीडियम में रहेगा तो क्या रहेगा, रेड, और जब बेसिक मीडियम में रहेगा तो ब्लू। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, या फिर जब वो रेड है तो रेड ही रहेगा, अलग बात है, अगर वो रेड है तो रेड रहेगा, अगर ब्लू है तो उसको रेड बना देगा। टर्मरिक जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो क्या होता है, एसिडिक मीडियम में येलो होता है, उसी तरह बेसिक मीडियम में क्या होता है, रेड रहता है। उसी तरह रेड कैबेज जूस फ्रॉम द लीव्स, एसिडिक मीडियम में रेड होगा, और आपका जो वो वाला नॉर्मल मीडियम है, मतलब क्या बोलते हैं बेसिक मीडियम, उसमें ग्रीन रहेगा। अब सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे फेनोल्फेथलीन और मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फेथलीन क्या होता है, कलरलेस होता है, जब वो एसिडिक मीडियम में रहेगा। फेनोल्फेथलीन अगर हम लोग कोई कंटेनर में डालते हैं रिएक्शन के टाइम में फेनोल्फेथलीन, तो जब तक वो किसमें, एसिडिक मीडियम में रहेगा, एसिडिक मीडियम में रहेगा तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, आपको आर पार दिखेगा। लेकिन जब भी वो बेस वाले मीडियम में जाएगा तो क्या बन जाएगा, अपना कलर को चेंज करके क्या बना लेगा, ग्रीन बना लेगा। बेस में जाते ही अपना कलर को क्या बना लेगा, सो लिटिल मिस्टेक हो, इसमें जाते पिंक बना लेता है, सॉरी, अपना कलर क्या कर लेगा, पिंक बना लेगा। मैं पेन भी यूज़ कर रहा था पिंक वाला, समझ रहे हो ना। जब वो एसिडिक में रहेगा तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, एसिडिक कंटेनर में तो ए पार ऊपर दिखता है, लेकिन जब भी वो क्या है, बेसिक वाला मीडियम में है, तो क्या बना लेगा, अपने आप कलर को पिंक बना लेगा। डन, या फिर हल्का बहुत रेड भी बना सकता है। अब मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का थोड़ा उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है, मिथाइल ऑरेंज ये क्या है, जब इसको हम लोग डालेंगे कौन से मीडियम में, जब ये रहेगा आपका एसिडिक मीडियम में, तो इसका कलर क्या रहेगा, बहुत ही बढ़िया सा कलर रहता है, एकदम लाल सा रहेगा। ठीक है, रेड तो देख के लग नहीं रहा है, रेड तो लिया है शायद मैंने। जब इसका आपका क्या बोलते हैं, एसिडिक मीडियम में रहेगा, एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, रेड होता है। उसी तरह जब वो बेस मीडियम में चल जाएगा, मतलब अचानक रिएक्शन चेंज हुआ, चेंज होने के बाद क्या हो गया, बेस बन गया, कोई प्रोडक्ट बेस बन गया, तो इस सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, कम्प्लीटली येलो। डन। तो फेनोल्फेथलीन जब एसिडिक सोल्यूशन में, मतलब सोल्यूशन में रहेगा तो उसका कलर चेंज नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब वो बेस में जाएगा तो अपना कलर पिंक बना लेगा। उसी तरह मिथाइल ऑरेंज जब एसिडिक में रहेगा तो रेड रहेगा, और जब बेसिक कंडीशन में चल जाएगा तो येलो कर देगा अपना कलर को। डन। अब देखो, अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की एक और गैंग, जैसे कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब सूंघने वाला, सूंघ के पता करना। अब जैसे अगर मैं बोलूँ वनीला और ऑनियन, तो ऑनियन जब एसिडिक मीडियम में रहता है, आपने कभी देखा होगा, अगर उसको मतलब विनेगर के अंदर डाल दोगे आप ऑनियन को तो एक अलग से खुशबू आता है। डन। तो मतलब सिंपल सी बात है, जब वो एसिडिक मीडियम में रहेगा तो अलग से खुशबू आता है, उसी तरह जब वो बेसिक मीडियम में रहेगा तो अलग से खुशबू आता है। डेफिनेशन क्या लिखा है ऑल्फैक्टरी का, दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल वनीला एक्सट्रैक्ट एंड ऑनियन। डन। अभी होता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या है, टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, is a universal indicator is used which is a mixture of several indicators. It shows different color at different concentration of hydrogen ion in a solution. डन है। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की।
तो सबको पता है ना स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे वेरी करता है। अगर हाइड्रोजन H+ आयन ज़्यादा है तो एसिडिक आ जाएगा, अगर OH- आयन ज़्यादा है तो बेसिक है। डन। और कुछ भी नहीं है तो क्या आ जाएगा आपका न्यूट्रल, बीच में। डन है ना, एकदम बीच में आ जाएगा न्यूट्रल। अब देखो इसका रेंज कहाँ शुरू होता है 0 से और ख़त्म कहाँ पे होता है 14 में। डन है ना। तो ए वाला जो 0 से लेके 7 इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम लोग एसिडिक। इसके अंदर जिसका भी pH आएगा उसे बोलेंगे एसिडिक। 7 से लेके 14 इसके अंदर जिसका भी pH आ जाएगा उसे क्या बोल देंगे हम लोग बेसिक। और जिसका pH 7 के आसपास है उसे क्या बोलेंगे न्यूट्रल। डन। तो यही यहाँ पे लिख के रखा है। और हाइड्रोजन अगर H+ की कंसनट्रेशन की बात करें तो जब हम लोग इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो इस तरफ जब मूव करेंगे यानी हम इस तरफ जा रहा है तो किसका कंसनट्रेशन बढ़ रहा है OH का बढ़ रहा है, तो H+ का क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है ना। उसी तरह इस तरफ अगर मूव कर रहे हैं 7 से अगर इस तरफ इस साइड मूव कर रहा है तो H+ की कंसनट्रेशन क्या है इंक्रीज़ हो रहा है, बराबर। उसी तरह अगर मैं OH की बात करूँ तो OH इस तरफ बढ़ेंगे तो OH का कंसनट्रेशन क्या है बढ़ रहा है। और इसी तरफ अगर मैं मूव करूँ तो OH का कंसनट्रेशन क्या हो रहा है घट रहा है। डन है। चलो आगे बढ़ लेते फिर। इसके बाद लिखा है जो इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरी डे लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये भी जो मतलब अगर ग्रेटर देन 7 हुआ तो सोल्यूशन इज़ बेसिक, लेस देन 7 हुआ तो एसिडिक, जो मैंने बताया अभी रेंज के अंदर, और इक्वल टू 7 हुआ तो न्यूट्रल आएगा, वो तो बताया हमें अभी। इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो आवर बॉडी वर्क्स नॉर्मली विद इन द pH रेंज ऑफ 7 to 7.8। 7 से 7.8 के बीच में क्या होता है हमारा बॉडी क्या करता है वर्क करता है। समझ रहे हो बॉडी वर्क कब करता है 7 से 7.8 के बीच में। अभी देखो व्हेन द pH ऑफ रेन गोज़ बिलो 5.6, डाटा है इंपॉर्टेंट। जब pH क्या है, जब रेन का pH 5.6 से नीचे जाता है, डन, तो क्या होता है एसिड रेन। और एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जैसे मेटल ऑक्साइड्स, नहीं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 NO3, ये सारे क्या होते हैं एसिडिक होते हैं नेचर में। H2 के साथ मिल जाता है फिर करवा देते हैं एसिड रेन बढ़िया से एकदम, और ताजमहल का सत्यानाश करवाते हैं। डन है। चलो अब देखते हैं नेचर ऑफ सॉइल इज़ नोन बाय टेस्टिंग pH। ये तो पता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर pH में एक पर्टिकुलर क्रॉप होता है। डन। और ड्यूरिंग इंडाइजेशन, अच्छा अभी ये देखो इंडाइजेशन हमारे पेट में, कहाँ में, हमारे स्टोमक में, ठीक है, हमारे स्टोमक में क्या सीक्रेट होता है HCl सीक्रेट होता है, पता है ना। अब HCl सीक्रेट होता है इतना तो हमें पता है। और बगल में म्यूकस लेयर भी होता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो पेट जल नहीं जाएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्या है कभी कभी इंडाइजेशन होता है मतलब बदहज़मी, तो फिर किसका अपना ऐड आता है डाइजीन का ऐड आता है ना, बोलता है डाइजीन ले लो। तो डाइजीन वगैरह क्या है एंटासिड्स है, क्या है एंट एसिड्स, एंटासिड्स होते हैं वो लोग, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग एंटासिड्स। या फिर जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या है अपना एंटासिड्स, जो खा के हम लोग इस इंडाइजेशन को दूर कर सकते हैं। मतलब डाइजेशन हो नहीं रहा है तो ये खा लो, उसके बाद न्यूट्रल हो जाएगा अपना पेट। डन। चलो अभी देखो अगर हम लोग का दांत रात को अगर कुछ खा के सो गए और अगर मुंह का pH 5.5 से नीचे गिरा तो दांत में क्या हो जाएंगे होल, और जिससे हम लोग क्या बोलते हैं टूथ डिके या फिर कीड़ा लगना दांत में। डन है। तो 5.5 से अगर नीचे आया pH तो क्या हो जाएगा अपना दांत कीड़ा पकड़ लेगा, जिसे टूथ डिके कहते हैं। डन, इतना तो समझ आया होगा, टूथ डिके हो जाएगा, बराबर। चलो अब नेक्स्ट पेज मूव कर लेते हैं फटाफट। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं लगभग। तो अब बात करते हैं सॉल्ट्स की। तो सॉल्ट्स किसे कहेंगे, तो मैंने पहले ही बोला मेटल और नॉन मेटल मतलब एसिड प्लस बेस मिला के सॉल्ट बनाते हैं, वो तो सिंपल सी बात है। सॉल्ट में क्या होता है मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड बनाते हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल टुगेदर एक कंपाउंड बनाया, इतना तो मैं बताया ना। सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस। देन सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। इतना, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, समझ रहे हो, अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये दोनों रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा न्यूट्रल एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, नींद आ रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा प्लस H2O बना देगा, बराबर। अब स्ट्रॉन्ग एसिड बोलने से जैसे
क्या हो गया आपका, सॉरी मिट जा, आपका HCl हो गया, और स्ट्रॉन्ग बेस बोले थे NaOH। अगर ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते, तो क्या बनाएगा, NaCl, खाने वाला नमक, और H2O तो बनाएगा ही, बराबर। ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, साथ आ गया pH, डन है। तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और सॉल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे रियल लाइफ में। अगर आप देखो यहाँ पे, तो एक क्या है, सोडियम, और एक है क्लोराइड, डन। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, जब भी स्ट्रॉन्ग और बेस, क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोला है, बेस और एसिड रिएक्ट करना। अब ऐसा क्यों है बेस और एसिड ही खाली, क्योंकि एनी हाउ एसिड प्लस एसिड कभी रिएक्शन करता ही नहीं है, करता है बहुत, थोड़ा बहुत लिमिटेड है। उसी तरह बेस प्लस बेस भी नहीं है, इसीलिए क्या बोले, एसिड प्लस बेस दोनों रहना अलग अलग गैंग के, तब भी रिएक्शन हो पाए, डन। तो कॉमन सॉल्ट का नाम क्या देके रखा है, NaCl। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, HCl NaOH। स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएगा, उसका pH कितना होगा, 7, याद रख लेना। अब कॉमन सॉल्ट देख लेते हैं, NaCl जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। अब NaCl को प्रिपेयर कैसे करते हैं, वो बहुत ही सिंपल सी बात है, सॉल्ट मार्च अपना गांधी जी किया था, डन। लेकिन उससे बढ़िया है अपना एक कॉस्टिक सोडा, जो अभी यहाँ पे देके रखा है, जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों को लगता है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस से। किससे, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, इससे क्या बनाते हैं हम लोग, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा बोले तो पता है हम लोग को, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का ही नाम है कॉस्टिक सोडा, बराबर। अब देखो क्लोरो एल्कली प्रोसेस यहाँ पे लिखा है, इससे क्या बनाते हैं हम लोग, आपका NaOH बनाते हैं, डन। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बोले तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, डन। और एक इस काम में आता है, पता है ना, बाथरूम वाथरूम साफ़ करने काम आता है, फिर एक कीटाणु वगैरह मारने में, पीने का पानी में डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, बराबर। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिख दिया हम लोगों ने। अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं, प्रिपरेशन इन द सेंस जस्ट स्केलेटल इक्वेशन में लिख के दिखाऊंगा, डन। तो इसका अगर स्केलेटल इक्वेशन की मैं बात करूँ तो क्या है, कैल्शियम रहेगा, हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीनेशन कर दिया, क्या कर दिया, क्लोरीनेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्लोरीन सप्लाई दे दिया, तो क्या बनाएगा है, CaOCl2, समझ आया, और H2O। यहाँ पे जो CaOCl2 है, CaOCl2 है, ये चीज़ क्या है आपका, ब्लीचिंग पाउडर, बराबर। चलो अब देखते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। अब आपका जो बेकिंग सोडा है, इसका नाम, इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसका केमिकल नाम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रो, कहाँ चले गया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बराबर। इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, और लिखा जाता है इसको NaHCO3। अब इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, जो आपका NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड, NaCl ब्राइन सोल्यूशन है वो, एक्वस फॉर्म में, H2 उसके साथ रहता है, ठीक है। उसको अगर आप देखो, ये जो क्लोरो एल्कली प्रोसेस था ना, उससे बनाए थे ना हम लोगों ने, कहा गया क्लोरो एल्कली प्रोसेस से, ये देखो ब्राइन लेके आया, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, समुद्र का पानी साफ़ किया वाला, उसको अगर हम लोग कार्बोनेशन करें, कार्बन डाइऑक्साइड डालें और उसके अंदर अमोनिया डाल दें, डन। ये रिएक्टर में होता है, तो क्या बना देगा वो, जल्दी से बताओ क्या बनाएगा, फटाफट बना देगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट आपका क्या है, जल्दी से बता दो, अभी तो बताया था, ये है आपका बेकिंग सोडा, बराबर। इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन बहुत ही ईजी है, इसको बस आप हीट कर दो, डिकम्पोज कर दो, ठीक है। इसको आप डिकम्पोज कर दोगे तो क्या बना देगा फटाफट, सोडियम कार्बोनेट बना देगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट होता है आपका, इसका एक क्या चीज़ है, ये आपका बेकिंग सोडा बना दिया। इसके साथ में H2O का मॉलिक्यूल भी रहता है हाइड्रेशन में, 10H2O रहता है इसके साथ हमेशा, इसका दोस्त है, बराबर। चलो अब देख लेते हैं वॉशिंग सोडा का कुछ नाम वगैरह देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा आपका क्या था, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, बराबर। तो कर लिया हम लोगों ने, बेकिंग सोडा क्या था, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा क्या है अपना,
सोडियम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा अपना जगह, सॉरी सोडियम कार्बोनेट NaCO3 और NaHCO3 आपका है बेकिंग सोडा, बराबर। अब देखो जो बेकिंग देखो अभी देखो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट कैन बी obtained बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। द recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt, बराबर। अभी देख लेते प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आप लोगों ने देखा होगा, किसी का हड्डी उड्डी टूटता है तो लेके जाता है ना, नहीं पहले एकदम पाउडर 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 फॉर्म में रहेगा, एकदम कैसा रहेगा, पाउडर पाउडर सा रहेगा। उसके इस तरह एक जाली जली रहेगा जो हमारे हाथ के ऊपर डाला जाएगा जो भी टूटा है। उसके बाद इसको रख के वो लोग गर्म पानी से बढ़िया से क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हमारे हाथ या पैर वहाँ पे डाल देते हैं और पूरा टाइट हो जाता है ना। नहीं अब इसमें से एक है जाके जिप्सम और एक क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है और जिप्सम कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो रखा है ना, ये पाउडर पाउडर जो फॉर्म में था मेरा, इसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बराबर। और ये जो सख्त होने के बाद जो सफ़ेद सा बन जाता है, टाइट सा जो हाथ बचाता है, उसका नाम क्या है, जिप्सम। ये दोनों एक ही कंपाउंड के हैं, एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें बस वाटर क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट होता है। अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखूँ तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट रहता है और हाफ H2O। हाफ पॉसिबल तो है नहीं, और 2 रहना यहाँ पे बेसिकली। जब 2 मोल्स लिख दूंगा तो वो बन जाएगा, मतलब जैसे बोलता हूँ 2CaSO4 ऐसा होता है, असल में वो H2O ऐसा होता है। हाफ मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है शेयर करना, डन है, वो छोड़ो। और जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, बराबर। समझ आया, मतलब पानी डाल दिया मैंने, बन गया मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में। इतना समझ आया, चलो डन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ेंगे तो क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ चीज़ें जो हमें लगता है कि ड्राई है, जैसे अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूँ, किसकी बात करूँ, डिटर्जेंट की, वॉशिंग सोडा आपका, डिटर्जेंट की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि डिटर्जेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, इस तरह दाना 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 होता है, पाउडर सा नहीं होता है जो मतलब मुंह में लगाते हैं हम लोग, बारीक पाउडर वैसा नहीं होता है, दाना दाना होता है। ये दाना दाना क्यों बनता है बेसिकली, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था, आपका जो वॉशिंग सोडा है वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ये होता किसकी वजह से, बोलने से दाना दाना, हाइड्रेशन की वजह से, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर है ना, ये इसको इस तरह क्रिस्टल फॉर्म बनाते हैं, छोटे छोटे दाने दाने के क्रिस्टल बना देते रख के, डन है। चलो नेक्स्ट पेज मूव कर लेते फटाफट। अब देख लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तब हम लोग केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। लगभग 1 घंटा हुआ है, तो 1 घंटे में हम लोगों ने लगभग 2 चैप्टर्स कर लिए। कमेंट में बताना कैसा लगा, काफ़ी थकाने वाला काम है जो भी बोलो। चलो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डन है। तो 2 ग्रुप क्या है, मेटल्स और एक क्या हो गया आपका नॉन मेटल्स, और एक है उसका नाम है जाके मेटेलॉइड्स। अब देखो मेटल और नॉन मेटल, इनके अलग अलग प्रॉपर्टी है। कुछ ऐसे भी है जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी है, उन्हें क्या बोल देंगे, मेटेलॉइड्स। चलो अब मेटल्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो एक एक करके बात कर लेते हो। क्या होता है, हार्ड होता है काफ़ी, क्या होता है, हार्ड, सख्त होता है, समझ रहे हो, सख्त लौंडा नहीं, हार्ड होता है, बराबर। तो काफ़ी हार्ड होता है बेसिकली। और वो क्या होता है, डक्टाइल होता है, मतलब हम इससे खींच के लंबा लंबा वायर बना सकते हैं। उसी तरह नॉन मेटल को खींच नहीं लेना, कुछ नहीं बनेगा। और क्या होता है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बताया ना, घर का वायर वगैरह किससे होता है, अपना कॉपर से बनता है, और बाहर वाला एल्युमिनियम का खंभे वाला, तो कॉपर एल्युमिनियम जो कि मेटल है। और ये लोग क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, ये लोग हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। जैसे अगर जब मैं कुकर को हीट करूँ या फिर जब मैं कढ़ाई को हीट करूँ, तो पूरा कढ़ाई क्या होता है, गर्म हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर होता है। और क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, जो लिमिटेशंस है वो आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सीजियम, CS या फिर सीजियम और क्या है, गैलियम, GALLIUM, इनका क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है,
लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, ठीक है। एनी हाउ, और ये लोग क्या होता है, साथ में सोनोरस भी होता है, जगह खत्म हो गया, सोनोरस होते हैं मेटल्स, सोनोरस होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इसमें से एक, वो क्या है आपका, मर्क्यूरी। क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है, एक लौता लिक्विड मेटल है, समझ आया। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेटल्स में वो क्या हो गया, मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है जो कि एनी हाउ सब सॉलिड्स होता है, और सीजियम और गैलियम जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो है, ठीक है, लेकिन बाकी सबका काफ़ी हाई है। जैसे लोहा का देख लो, पिघलाने में तो दिमाग ख़राब हो जाए, ठीक है, लेकिन इन दोनों का, सीजियम और गैलियम का काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट। इवन सीजियम को अगर आप हाथ के ऊपर रखो ना तो पिघल जाए बेचारा, डन है। एनी हाउ एक मेटल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसे आपका सोडियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तो सुना होगा ना आपको, आप लोगों ने, कि इनको क्या कर सकते हैं, चाकू से हम लोग काट सकते हैं। चाकू से अगर काटेंगे तो ये 2 टुकड़ा हो जाए, डन। तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। एनी हाउ ये लोग भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, डन। अभी नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो एनी हाउ वो हार्ड नहीं होते, बेसिकली क्या होते हैं, वो गैस होते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बराबर, चलो, या फिर सॉलिड रहते हैं, सॉलिड भी रहते हैं, जैसे कार्बन सॉलिड हुआ ना। एनी हाउ वो डक्टाइल नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी तो ना के बराबर कंडक्ट करेंगे, और हीट का तो पूछो ही मत, हीट भी उन्हें बिल्कुल पसंद है ही नहीं, बराबर। चलो अभी देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है मेरा वो क्या है कि इसमें से कुछ लिमिटेशंस हैं नॉन मेटल्स में। जैसे लिमिटेशंस बोलने से कि सारे के सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये आपका सॉलिड नहीं होता है, कुछ लिक्विड भी होता है। एक इम्पॉर्टेंट है, लिक्विड नॉन मेटल कौन है आपका, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है, बराबर। उसी तरह कुछ लस्टरस होते हैं, मतलब उन्हें अगर काटोगे तो चमकेगा, जैसे कि आपका आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, लस्टरस, लस्टरस होता है नेचर में, डन। और लिक्विड हो गया, लस्टरस भी बोल दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेटलर्स तो बताया ना, जिनके पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, जो मतलब ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल, मतलब ना ही मेटल ना ही नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखे हैं वो। अभी देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, यहाँ पे हम लोग, इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द, मतलब एनी हाउ, मतलब जो मेटल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को, मतलब अपने जो लैटिस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, बाहर नहीं आ जाता है, बस उसके अंदर ही अंदर घूमते रहेगा, मेटल के अंदर 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 घूमते रहता है। अब देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन, एनी हाउ मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। करोजन हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, डन। अब देखो एक्सेप्शन है, सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या हुआ कि कौन से एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और क्या है मेरा, जिंक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। ये क्या करता है, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब जैसे ये मेटेलिक ऑक्साइड है एनी हाउ, लेकिन ये क्या करता है आपका, बेसिक और एसिडिक दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है। इस वजह से इनका नाम क्या है, इन्हें हम लोग बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, डन है ना। क्योंकि मैंने क्या बताया था, सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन एक कुछ गिने चुने हैं जो कि आपका मेटेलिक और मतलब बेसिक और एसिडिक दोनों दिखाते शो करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो इनको क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, डन है। एनी हाउ बाकी सारे क्या बोलते हैं, बाकी सारे क्या है, बाकी सारे मेटल ऑक्साइड्स क्या करते हैं, बेसिक नेचर में, बट ये दो क्या है, दो वो बेसिक और एसिडिक दोनों शो करते हैं, इसलिए इनका नाम है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एनी हाउ मेटल के साथ जब भी रिएक्ट करेगा, जैसे देख लो कोई भी रिएक्शन जिसमें मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर पोटेशियम रिएक्ट कर रहा है आपका वाटर के साथ, तो एनी हाउ एक कम्प्लीटली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें से हीट तगड़ा निकलता है, आग लग जाता है, बताया था ना। पोटेशियम हो या फिर सोडियम हो, सेम चीज़ है, डन। यहाँ पे हीट निकलता है, एनर्जी निकलता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डन। अभी देखो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ा वाला है। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट HNO3, एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है। देखो जब HNO3 क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये जिसके साथ भी जाके रिएक्शन करवाएगा उसको ऑक्सीजन दे ही देगा। तो अभी होता क्या है, जब भी कोई मेटल, इंपॉर्टेंट है ठीक है, इससे पूछा जा सकता है, जब भी कोई मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, HNO3 के साथ, तो होता क्या है वहाँ पे सॉल्ट बनता है, जो नहीं हमें पता है ना, सॉल्ट बनता है या फिर NO2 बनेगा, एक गैस बनेगा ठीक है, और वाटर, बराबर। अब HNO3 मतलब क्या बोलते हैं, जब रिएक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मेटल प्लस एसिड, क्या क्या बनाना चाहिए बताओ, सॉल्ट बनाना चाहिए, सॉल्ट बनाना चाहिए और H2 गैस को रिवॉल्व करना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या है, मैंने क्या बताया कि ये जो HNO3 है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा वो इसको जो H2 है ना, इसको वो दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, ऑक्सीजन ले लो भाई तुम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अपना आदत से मजबूर है। तो एक लिमिटेड रिएक्शन, मतलब लिमिटेड केस है, बाकी सारे केस में H2O नहीं बनता है, खाली हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होता है, ऐसा ना, समझ रहे हो ना। मेटल प्लस एसिड अगर होगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस H2, लेकिन एक लिमिटेड केस है जिसमें अगर HNO3 को यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड को, तो क्या बना देगा, उस हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके H2O बना लेगा, बराबर। चलो अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल ऑक्साइड। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाएगा। रिएक्टिव मेटल, नॉन रिएक्टिव मेटल, मतलब रिएक्टिविटी के हिसाब से डिस्प्लेस करेगा एक दूसरे को, जो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैंने आपको पहले बताया था। देखो पोटेशियम एकदम हाई टॉप में, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, नहीं टिन, लेड। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, देखो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या है, हाईली रिएक्टिव रहेगा। सोडियम हाईली है, पोटेशियम हाईली है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। उसी तरह अगर नीचे देखें तो आपका गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर मर्क्यूरी है, कॉपर है, ये सब क्या होता है, बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। तो अगर मैं बोलूँ मेटल्स में गोल्ड और सिल्वर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप बोलो ना सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है। गोल्ड और आयरन में कौन रिएक्टिव ज़्यादा है, आयरन रिएक्टिव है। उसी तरह कॉपर और आयरन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए जब हम लोग कॉपर सल्फेट था ना, कॉपर सल्फेट को जब हम लोग आयरन के साथ रिएक्ट करवाया था तो क्या बन गया था, फेरस सल्फेट बना था वो, और कॉपर को भगा दिया था। क्यों, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर के। समझ आया। अब देखो नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो एनी हाउ नॉन मेटल्स ना ही मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, बराबर। जो हम लोग कर चुके हैं। फिजिकल स्टेट क्या है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर इन क्या बोलते हैं, सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ओनली डायमंड ऑफ एल्पोट्रॉपिक कार्बन आर द हार्डेस्ट सब्सटेंट। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ चुके पॉइंट। डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है और क्या है, नेचुरल सबसे हार्डेस्ट थिंग है वो, समझ रहे हो, नेचुरल हार्डेस्ट थिंग। एक्सेप्टेशन मतलब देख रहे हो, हार्ड कौन होता है, मेटल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन नेचुरल सबसे हार्डेस्ट कौन होगी, एक नॉन मेटल, जो कि एक डायमंड है। वो एक एलोट्रॉप है आपका इसका, कार्बन का। डन। तो और देख लेते हैं। ब्रोमीन तो बताया था मैंने ना, क्या होता है उसका, ब्रोमीन का, वो एक लिक्विड है, लिक्विड नॉन मेटल है। डन। लस्ट्रस होता है आपका आयोडीन। अभी देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल, ये भी सिंपल है, हम लोग जो पहले पढ़े वही चीज़ है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है, जब क्लोरीन ब्रोमीन रिएक्शन करवा रहा है सोडियम ब्रोमाइड के साथ, जब क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो एनी हाउ योर सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव, तो NaCl बना लिया, ब्रोमीन को अकेला छोड़ दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब कैटायंस और एनायंस की बात करते हैं, ठीक है। तो मेटल्स है जिन लोग मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स को अगर मैं बात करूँ तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की तो कमी होती है नहीं, बराबर। तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन चले जाए तो कोई दुख नहीं है। डन। उसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स NM लिख देता हूँ, इनके पास क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का खपत रहता है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेके अपने आप को स्टेबल बना सकता है। डन। तो जो चीज़ के पास खपत होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब जो सिंपल से मैं बोलूँ, जो चीज़ के पास प्लस आयन है, क्या बना सकता है, प्लस आयन, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायंस, बराबर। वही जो चीज़ आपका नेगेटिव बना सकता है उसे क्या बोल देंगे हम लोग, एनायंस। डन। तो जो
आपका मेटल्स क्या हो गया, मेटल्स कैटायंस बना सकते हैं और आपका नॉन मेटल्स क्या बना सकते हैं, एनायन। तो इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है यहाँ पे, मेटल्स क्या बना सकते हैं, मेटल्स बना सकते हैं कैटायंस, और नॉन मेटल्स क्या बना सकते हैं, आपका नॉन मेटल्स बना सकता है आपका एनायंस। बराबर, इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया। अभी आयनिक कंपाउंड की बात करते थे, फिजिकल नेचर क्या लिख के रखा है यहाँ पे। तो फिजिकल नेचर में आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे NaCl की बात करूँ तो अगर मैं NaCl को एक कढ़ाई में डालूँ, क्या करूँ, एक कढ़ाई में NaCl को डालूँ और अगर मैं इसको हीट करूँ तो नमक क्या होगा, एक ही बार में सब पिघल जाएगा। क्या हो जाएगा, सब पिघल जाएगा एक ही बार में। इसका मतलब क्या होता है कि आयनिक मेटल सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, मतलब एक ही बार में सब पिघल जाएगा। उसी तरह नॉन मेटेलिक कंपाउंड जो बनता है, मतलब हाइड्रोकार्बन वगैरह, उसका क्या होता है, शार्प नहीं होता। जैसे आपका चेयर जो कि एक पॉलीमर से बना होता है, इसे आप अगर मेल्ट करोगे तो पहले थोड़ा थोड़ा पिघलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा पिघलेगा, ऐसा करके पिघलता रहेगा, लेकिन एक बार में सब नहीं पिघलेगा। बराबर। और क्या होता है, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं NaCl वगैरह, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। यानी आप देख के समझ सकते हो, NaCl है, अगर मैं इसको पानी में डालूँ या फिर मेल्ट करवाऊँ तो Na+Cl बना ही ले वो इजीली, एनायन कैटायन बन चुका है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो ईजिली पास कर ही जाएगा इससे। चलो आगे देखते हैं। अभी आ गया लाइफ प्रोसेस में। तो क्या बताया था मैंने, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नहीं सॉरी, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये याद रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डन। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या, मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करवा रहा हूँ। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कि शुगर फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में, और ऑक्सीजन और H2 रिलीज होता है। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंट है, अभी एक मेरे पास एक पत्ती है, क्या है, पत्ती, मेरे पास क्या है, एक पत्ती है। डन, मेरे पास एक पत्ती है। तो इसमें अभी एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, डन, एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, मतलब लाइट को, लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेगा, आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरह जो मतलब लाइट एनर्जी को कन्वर्जन किया जाएगा उसके बाद स्टोमेटा में, बराबर, स्टोमेटा में लाइट एनर्जी और इनटू केमिकल एनर्जी, जो कि मतलब वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ ताड़ के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला उला के क्या बनाएंगे वो लोग, खाना अपना ग्लूकोज बना लेंगे। डन। और यहाँ पे एक चीज़ रिडक्शन होता है, यहाँ पे एक चीज़ रिडक्शन होता है। अगर मैं रिएक्शन लिखूँ, मेन रिएक्शन अगर मैं लिखूँ तो 6CO2 प्लस आपका 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हाट इज गिव, C6H12O6 प्लस 6CO सॉरी एक मिनट रुक, हाँ, प्लस O2 प्लस H2O, बैलेंस नहीं किया मैंने रिएक्शन, तो ए बना रहा है, वो ए बना रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, समझ रहे हो, इसका रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, ऑक्सीजन में रिडक्शन। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे CO2 था, दिख रहा है ना, CO2, इसमें से ऑक्सीजन भाग गया, दिख रहा है ना, इसके पास से क्या हो गया, ऑक्सीजन भाग गया ना, भागने के बाद क्या बना है, खाली ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बाद से कार्बन भाग गया, या फिर कार्बन से ऑक्सीजन भाग गया, जो भी बोलो, कार्बन से ऑक्सीजन भाग के ये वाला बना लिया, ऑक्सीजन अकेला। इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, बराबर। और यहाँ पे अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो न्यूट्रिशन मतलब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम लोग, जो एक होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। डन है, ऑटोट्रॉपिक में वो खुद का खाना बना सकते हैं, प्लांट्स ही खाली ऑटोट्रॉप से, प्लांट्स एल्गे वगैरह हम लोग नहीं है, हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर खाना होने के लिए, हम लोग डायरेक्टली डिपेंड करते हैं या फिर इनडायरेक्टली, पर करते तो है। दूसरा होता है पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट जो खुद का खाना तो बनाते हैं नहीं, वो क्या होता है, दूसरों का बनाया हुआ खाना खा लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कैस्कुटा है, फिर
दुनिया भर का है, जैसे अपना लीचेस वगैरह, लीचेस हो गए, फिर ऑर्किड्स, मतलब एनी हो जो खुद का खाना नहीं बनाते, दूसरों से खा के ज़िंदा रहते हैं, फिर मॉस्किटो, बराबर। चलो अब हमारी इंसान में न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो हमारी जो इंसान मतलब हम लोग जो है, हमारा प्राइमरी डाइजेशन कहाँ होता है? मुंह में। कहाँ होता है? मुंह में। मुंह में क्या होता है? जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, जो एक एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज, तो वो क्या करता है, जिसे हम लोग सलाइवा कहते हैं, सलाइवा, इसके अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है, हमारा जो फूड होता है ना, हम लोग जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन को ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसको क्या किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज में। इसीलिए थोड़ा देरी बाद, बचपन में सुना होगा ना, थोड़ा देरी बाद चावल को चबाने बाद मीठा लगता है, क्योंकि वो ग्लूकोज में उसको ब्रेक डाउन कर देता है। तो प्राइमरी डाइजेशन यहाँ पे होता है। उसके बाद ये आ जाता है हमारे स्टोमक में। कहाँ आ जाता है? स्टोमक में। यहाँ होता है कहानी शुरू। अब जब ये स्टोमक में पहुँचता है तो यहाँ पे क्या होता है, पहले तो एक लेयर बनाया जाता है म्यूकस का लेयर, जो सर्दी होता है ना अपना, वही, क्योंकि ये नहीं तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड सीक्रेट होगा, नहीं तो भाई ख़त्म नहीं हो जाए, खेल ही ख़त्म फिर, ठीक है। एक लेयर बना देगा बाहर में म्यूकस का। तो बाहर किसका लेयर बना? म्यूकस का बना, जस्ट वॉल में। और इसके अंदर एक एसिड सीक्रेट किया जाएगा, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड है पेट के अंदर। फिर क्या करेगा, हम लोग जो भी खाए उसको ब्रेक करेंगे। डन है, ब्रेकिंग वर्किंग हो गया। ब्रेकिंग, प्राइमरी डाइजेशन कहाँ करे थे? मुंह में। मुंह से फिर खा के आए, पेट में आया, यहाँ पे ब्रेकिंग वर्किंग चला। फिर यहाँ पे एक और एंजाइम सीक्रेट होगा जो है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा? आपका प्रोटीन को ब्रेक करेगा। किसको? प्रोटीन को ब्रेक। डन। प्रोटीन को ब्रेक करने, प्रोटीन को मतलब जो प्रोटीन वगैरह सब कुछ ब्रेक हो चुका है। इसके बाद मतलब बहुत देरी पेट में खाना रहा तो फिर खाना यहाँ से आएगा बाहर। तो यहाँ पे हमारा कौन बैठा है? लीवर भाई। मैं उल्टा साइड में लीवर बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लीवर भाई रहेगा। लीवर यहाँ नहीं होता है, उल्टा साइड इस तरफ, वही बना तेरे को, लीवर इस तरफ होता है। देखने में नहीं लग रहा है लीवर, बट लीवर है, ठीक है। लीवर होगा, फिर पैंक्रियास होगा यहाँ पे। डन। तो इसका थ्रू होके जाएगा। अब इसका लीवर का क्या काम है? लीवर क्या करेगा? बाइल जूस सीक्रेट करेगा। क्या करेगा? बाइल जूस। बाइल जूस की जगह बाइल जूस नहीं बोल देना, बाइल जूस सीक्रेट करेगा, जो क्या होगा? बेस होगा। क्यों? क्योंकि एसिड यहाँ पे आया, एनी है। इसके बाद जो भी जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में, वहाँ पे उतना बढ़िया वॉल नहीं होता, तो जला के मार डाल, मतलब जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, अल्सर हो जाएगा। डन। तो बाइल जूस सीक्रेट करेगा, ठीक है। बाइल जूस क्या होगा? बेस रहेगा नेचर में, तो वो भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इन दोनों को मिल HCl प्लस बाइल जूस मतलब बेस मिलके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल कर देगा। डन। यहाँ से तो न्यूट्रल हो गया, तो मतलब आगे जाने के लिए तैयार है। डन। अब आगे जब जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? ऐसा उंगली के जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उंगली के जैसा। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं उंगली के जैसा, इन्हें क्या बोलते हैं? विलाई। इन्हें बोलते हैं विलाई। ये क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेगा। एब्जॉर्प्शन किसको करेगा? सीधा एब्जॉर्प्शन किसको करेगा? जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज को सीधा एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद सीधा भेज देगा अपना ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम। उसके बाद ब्लड को ले लेके तो अपना हार्ट पंप करेगा, पंप करने के बाद यहाँ हुआ, भेज देगा, बराबर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ। यहाँ पे आपका प्रोटीन वोटीन सब एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोटीन वोटीन जितना भी है ना, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मतलब ग्लूकोज, सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। होने के बाद फिर कहा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। डन है, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद एनस। अब जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा ना, देखो लार्ज इंटेस्टाइन में जो मेन काम होता है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन मेन होता है इसमें बेसिकली मेन होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, बाकी कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं करते हैं। इसलिए अगर 1-2 दिन हम लोग नहीं जाते तो मतलब सुबह सुबह उठ के या फिर नहीं जाते 1-2 दिन, तो उसके बाद बहुत ही हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब पूरा वो कर लेता है। डन। तो ये हुआ अपना ह्यूमन का प्रोसेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो एक डायग्राम रखा है, बुक में भी रहेगा, आपने देखा होगा, नहीं तो आपको व्हाट्सअप कर दो मेरे को, मैं भेज दूंगा मटेरियल। तो ये जो चीज़ है ना, ये डायग्राम, ये सब डायग्राम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहाँ पे क्या बना के रखा है देख लेना, क्योंकि ये पूछेगा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। समझ आया? ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अब रेस्पिरेशन में देखो बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने खाना खाया, खाना विलाई से थ्रू में अपने ब्लड स्ट्रीम में आ चुका है। डन। तो ब्लड में, अपना खून में क्या हो, खाना दौड़ रहा है, ग्लूकोज दौड़ रहा है अपने खून में। अब देखो
इससे खून से जा के किसके पास जाएगा, सेल के पास। किसके पास जाएगा, अपने सेल के पास। सेल के पास जाने के बाद सेल के अंदर क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वहाँ पे ब्रेक कर देगा इसको। किस किस तरीके से ब्रेक करेगा वो इम्पॉर्टेंट है। अभी देखो कुछ एनिमल जैसे ईस्ट वगैरह, इन लोगों को ज़रूरत नहीं होता है, ये लोग बिना ऑक्सीजन के जी लेते हैं, बट हम तो नहीं कर सकते ना। अब देखो पता है ना, ए वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ए सेल अपना सेल का मेम्ब्रेन है, तो ए वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। पता है ना, अंदर वाला पार्ट। अब होता क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 सीधा ब्लड से आया हमारे पास, डन। जब वो साइटोप्लाज्म के अंदर घुसा, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म। तो देखो यहाँ पे क्या 6 कार्बन था, ठीक है। इसको ये क्या कर देगा, इस 6 कार्बन को यहीं पे तोड़ेगा, 3 कार्बन, मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो जाएगा, डन। और इस 3 कार्बन को जो तोड़ा है ना, 3 कार्बन, इसको क्या लिखेंगे, पायरुवेट। पायरुवेट बन गया। ये सब में होता है। अगर मैं ईस्ट बनाऊँ तो ईस्ट का पास भी एक सेल मेम्ब्रेन होता है और एक न्यूक्लियस होता है, उसका भी जब इसके अंदर घुसेगा आपका ग्लूकोज, तब यहाँ पे टूट जाएगा, थोड़ा एनर्जी उसको मिल जाएगा, डन। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका ईस्ट की बात करूँ, ईस्ट को जीने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाएगा बोलने से, इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल, जो हम लोग दारू कहते हैं, बराबर। इथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, प्लस क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। और साथ में क्या बनाएगा, एनर्जी। तो एनर्जी 2 बार सीक्रेट होता है, एक तो जब साइटोप्लाज्म में घुसता है तब 50% एनर्जी मिल जाता है, यहाँ पे 50% मिलता है, अनदर 50% सेल में प्रोड्यूस कर लेता है। अब देखो इंसान के केस में हमें ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इस बार हमें मिल नहीं रहा है, बराबर। मिल नहीं रहा है बोलने से क्या होगा, लैक्टिक एसिड बना देगा, एनर्जी बराबर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन साथ में क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, इसीलिए मसल्स क्रैम्प हो जाएगा, ठीक है, रुक जाता है, बराबर, और एनर्जी बनाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है, इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब इंसान हम लोग भागते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। और एक क्या है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन मिल गया, उस केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एकदम प्रॉपर रिएक्शन करेगा, प्लस आपका वाटर बनाएगा और एनर्जी भी बना देगा, समझ आया। लेकिन क्या है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो लैक्टिक एसिड बनाता है और एनर्जी बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन मिलने पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी तीनों बना देते हैं। तो प्रोसेस कैसा हुआ, ब्लड स्ट्रीम में विलाई से आया, खाना वाना खाया हम लोग, डाइजेशन करे, आ गया ब्लड स्ट्रीम में। फिर जब वो ग्लूकोज जब सेल के अंदर एंटर हुआ, साइटोप्लाज्म में टूट गया, वो किसमें, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटा, डन है, जिसको पायरुवेट कहते हैं, डन। वो ईस्ट के केस में, सबके केस में ऐसा होता है, सबके लिए कॉमन है, पायरुवेट तक सबके लिए बनता है। उसके बाद क्या है, जब ईस्ट को तो नहीं ऑक्सीजन चाहिए नहीं जीने के लिए, जब उसके पास जाता है तो क्या बना देगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस कर लेगा, लेकिन हमें ऑक्सीजन चाहिए एनिमल्स को। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे सेल में जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन के केस में लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है कि नहीं, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, एनर्जी, सब बनेगा, बराबर। चलो अब देखो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स भी भाई रेस्पायर करते हैं, वो अपना जो खाना होता है ना, उसको कैसे, उसको मतलब नहीं, उसको तोड़ते हैं ना, तोड़ के अपना एनर्जी तो निकालते हैं। कहाँ करते हैं वो काम, स्टोमेटा में करते हैं। प्लांट रेस्पिरेशन कहाँ में होता है, स्टोमेटा में होता है। फूड बनाते भी यहीं पे, खाते भी वहीं पे, डन। एक्वेटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले कैसे करते हैं, गिल से करते हैं, बताया ना। चलो अब देखो हमारा जो ये है ना, हमारा जो रेस्पिरेशन की बात करते हैं, डन। तो प्लांट का क्या था, रेस्पिरेशन, वो सांस जहाँ से लेता है खाना भी वहीं पे बनाता है, बराबर। रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन कहाँ से करता है, स्टोमेटा से, ठीक है। जहाँ पे वो खाना बनाता है वहीं पे वो सांस भी ले लेता है। अब अगर हम लोग बात करें हम इंसानों की, एनिमल्स की, इंसान, जानवर, कुछ भी बोलो, डन। एनिमल्स का रेस्पिरेशन कैसे होता है देख लेते एक बार। तो हम एनिमल्स, हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लिया, सांस लेने के बाद कहाँ जाएगा, हमारा लंग्स में, डन है। थोड़ा अनोखा बना रहा हूँ बट ये हमारे लंग्स में आ गया, ठीक है, ये लंग्स है। तो लंग्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स रहेंगे, छोटे छोटे, उसके अंदर और छोटा छोटा रहेगा, जो कि बलून जैसा दिखने में होता है। कैसा होता है, बलून के जैसा, बराबर।
और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बलून्स वाला रहता है इसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। इंपॉर्टेंट है, बलून लाइक स्ट्रक्चर इन लंग्स कॉल्ड एल्वियोलाई। और यहाँ पे क्या होता है, इसका आसपास ब्लड सराउंडेड होता है, ब्लड से सराउंडेड होता है। तो क्या करते हैं, जब हम लोग अंदर पे यहाँ पे लिया ऑक्सीजन, और भी दुनिया भर का गैस है, मेन ऑक्सीजन है, आया, आने के बाद जब यहाँ पे ऑक्सीजन आया तो यहाँ पे अपना रेड ब्लड सेल है, एक किसको लेके घूम रहा है, CO2 को लेकर फ़िलहाल घूम रहा है। जब यहाँ पे टच में आ जाएगा ना, टच में आने के बाद CO2 क्या कर लेगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब क्या बोलते हैं, इस ऑस्मोसिस होता है। तो CO2 को क्या कर लेगा, छोड़ देगा, CO2 यहाँ पे चल जाएगा और O2 इस रेड ब्लड सेल के साथ आ जाएगा, बराबर। फिर रेड ब्लड सेल इस O2 को लेकर सेल में चल जाएगा हमारे लिए, कि हमें मिल जाए ऑक्सीजन और हम लोग एनर्जी बना पाएँ। और यहाँ से CO2 अगेन निकल जाएगा बाहर, समझ आया। तो बलून लाइक स्ट्रक्चर इन लंग्स इज योर एल्वियोलाई। उसी तरह अगर बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन बोलने से क्या है, जो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्टेशन इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू कैरी टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो एक पार्ट से और एक पार्ट में किसकी मतलब लेके जाता है। अभी ब्लड जो एक पार्ट से और एक पार्ट में जाता है, उसके लिए काम कौन करता है, अपना हार्ट। क्या हो गया, अपना हार्ट करता है काम, वो मस्त में पंप कर लेता है, ठीक है, मस्त में पंप करता है, और उसकी वजह से यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होते रहता है, बराबर है ना। इसका अच्छा डायग्राम आएगा, आगे बनाएंगे, डन। चलो आगे देखते हैं अभी। अब देखो ये है इसका डायग्राम। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक तो स्ट्रक्चर देख लेना, स्ट्रक्चर लिख तो एकदम बढ़िया से। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बोलने से क्या है, एक होता है आर्टरी और एक होता है वेन, डन। आर्टरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। अगर कोई पूछे हमसे कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन सा चीज़ कैरी करता है, तो हम लोग आर्टरी बोलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कौन कैरी करता है, वेन बोलेंगे, बराबर। अब देखो, अब बात कुछ ऐसा है, ये मेरा दिल है, बराबर, 4 चैम्बर्ड है। अब देखो अपर बॉडी, लोअर बॉडी। अब देखो अपर बॉडी से कौन लेके आएगा, अपर बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आएगा कोई, ठीक है। उसी तरह लोअर बॉडी से भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कोई लेके आना ना, कौन लेके आएगा, कोई चीज़ बताओ। तो एक होता है देखो एनी हो वेन। तो अगर मैं बोलूँ सुपीरियर वेना कावा, क्या बोलूँ, सुपीरियर वेना कावा, तो ये क्या करेगा, अपर बॉडी से, आपका अपर बॉडी से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अपर बॉडी से CO2 को कैरी कौन करेगा, सुपीरियर वेना कावा। उसी तरह एक और है इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये क्या करेगा, आपका लोअर बॉडी से CO2 वाला ब्लड को कैरी करके लेके आएगा। उसी तरह अपर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन भेजेगा, वो आपका रहेगा सुपीरियर आर्टरी, क्या बोलेगा, सुपीरियर आर्टरी, ठीक है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। और उसी तरह अप लोअर में कौन करेगा, इन्फीरियर आर्टरी, बराबर। चलो इतना तो डन हो गया। यहाँ पे लिखा है देखो, देखो इसका एक और नाम है, देखो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लेना, इसे याद कर लियो, कहाँ पे क्या लिख के रखा है, वेंट्रिकल्स का है, आर्टरियम का है। अब देखो ये है बना स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो ब्लड क्या है, ए रहा गया पल्मोनरी आर्टरी बोले तो क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, बराबर। अब पल्मोनरी वेन लेके आया, लेके आने के बाद अब देख सकते हो ना, वेना क्या है, फ्रॉम बॉडी, मतलब क्या है, वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है, मतलब CO2 वाला ब्लड को लेके ऊपर जा रहा है। और आर्टरी ये क्या है, हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेके नीचे दे रहा है। उसी तरह जो आपका एक और आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास अपर बॉडी में पहुंचा रहा है, और एक वेन जो पल्मोनरी वेन है आपका, वो क्या है, लेके आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। समझ रहे हो, ये डायग्राम को देख लेना, ईजी है, समझ जाओगे एक ही बार देख के। अभी देखो जाइलम और फ्लोएम क्या है, जाइलम और फ्लोएम, ये क्या है आपका ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू। प्लांट में ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू कौन है, जाइलम और फ्लोएम। अब
ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर। अगर मैं पेड़ की बात करूँ, किसकी, एक पेड़ की बात करूँ, तो एनी है उसको वाटर तो चाहिए, ठीक है, एक पेड़ को वाटर तो चाहिए एनी है अपना खाना बनाने के लिए। लेकिन जब उसके पास ज़्यादा हो जाता है, क्या हुआ, ज़्यादा है, उसको सपोज़ 10 चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल उसके पास कितना है, 100 वाटर है, तो क्या करेगा, कुछ निकाल देगा। उसको 10 चाहिए तो 90 निकाल के बाहर फेंकेगा। वो कैसे फेंकेगा, उस प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन भी कहाँ से हुआ, स्टोमेटा से, चमगादड़ के माफी क्या हो, खाना पीना एक ही जगह से। तो स्टोमेटा में क्या होता है, फूड प्रिपेयर करते हैं वो। रेस्पिरेशन भी स्टोमेटा से करता है, फूड प्रिपरेशन स्टोमेटा, रेस्पिरेशन स्टोमेटा, और ट्रांसपिरेशन भी कहाँ से करेगा, स्टोमेटा से ही करेगा प्लांट। डन है। चलो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अब देखो एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, ये प्रोसेस है हम लोग का शरीर में। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है। फ्लोएम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जाइलम ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह करता है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ एक प्लांट की, ये रहा रूट इसका, ठीक है, ये रहा उसका अपर पार्ट, एक बड़ा सा पत्ती बना लेते हैं जिससे मतलब है। अब देखो यहाँ पे जो जाइलम रहेगा, क्या रहेगा, जाइलम एक टिश्यू है, जाइलम ये क्या करेगा, वाटर को लेके इस प्लांट के पास दिया, ठीक है, जाइलम दे दिया, और प्लांट ने क्या कर लिया, इसको यूज़ करके अपना खाना बना लिया, H12O6। अब देखो, अब खाना को कैसे भेजेगा इसके पास से, वहाँ खाना को भेजने के लिए जो टिश्यू काम करता है उसका नाम है फ्लोएम। क्या है उसका नाम, फ्लोएम। याद रहना, जाइलम प्रिपेयर करता है, नहीं जाइलम मतलब ट्रांसपोर्ट करता है वाटर वगैरह को, और फ्लोएम क्या करता है, उसका जो मतलब ग्लूकोज बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है आपका फ्लोएम। अब देखो एक्सक्रीशन, खाना पीना तो हो गया। अब शरीर में जो गंदगी बना है, अपना पेड़ तो निकाल लिया पत्ती वत्ती गिरा के, पीला पत्ती बना के, लेकिन हम इंसान कैसे निकालेंगे, एक्सक्रिएट करके, ठीक है। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है पता है ना, एक तो एनस से होता है सुबह मॉर्निंग, और एक क्या होता है पेशाब, यूरिन जो हम लोग करते हैं। डन। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है वो क्या है, किडनी। क्या है, किडनी। मैं तो बना रहा हूँ, बीन टाइप देखने में होता है वो। अब देखो किडनी है मेरा, अब किडनी फिर तो बताया ना प्रोसेस करके यूरेथ्रा वगैरह, ठीक है, निकालने के लिए अपना। और इम्पोर्टेंट क्या है, किडनी के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन्स। डन। तो 1000 ऑफ टाइनी ट्यूबल्स, तो इसके अंदर ना बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूबल्स होते हैं, ट्यूबल्स जैसे होते हैं देखने में, ऐसे ऐसे ट्यूबल्स होते हैं देखने में, इसके अंदर भरे रहते हैं थाउजेंड्स में, ठीक है। तो 1000 ऑफ टाइनी ट्यूबल्स इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स, बराबर। चलो ये भी हो गया अपना। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो एक्सक्रीशन प्लांट कैसे कैसे करता है, जैसे अपना पत्ती है, पुराना पत्ती बन गया, पीला बना दिया, उसके अंदर क्या करता है, जो पत्ती गिरने वाला है, ठीक है, जो पत्ती पीला हो जाता है ना कलर में, उसके अंदर क्या करता है, अपना वेस्ट मटेरियल वगैरह भर देता है, पीला पत्ती गिर जाता है फिर। डन। और क्या क्या होता है, जैसे अपना उसका कॉर्टेक्स वगैरह आउटर शेल में, उसमें जमा कर देता है। फिर उसका अंदर में भी कभी कोई देखा होगा अपने पीला कलर का, पीला नहीं काला कलर का बना देता है। तो मतलब उसको जहाँ भी जगह मिलता है मरा वाला सेल में, वहाँ भर देता है अपना गंदगी को। ऐसे कुछ बाथरूम वाथरूम नहीं जाता है प्लांट, ठीक है। ये होता है प्लांट का आपका एक्सक्रीशन। डन। अभी फिजिक्स का पार्ट देख लेते हैं, रिफ्रैक्शन वगैरह। अब देखो रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना, जब भी देखो दो फंडा है यहाँ पे, एक है जाके रिफ्लेक्शन और एक क्या है, रिफ्रैक्शन। क्या है, रिफ्रैक्शन। अगर कोई चीज़ ओपैक है, ओपैक बोलने से कोई चीज़ के अंदर से अगर लाइट, देखो ये मैंने कुछ बनाया, अगर इसके अंदर से लाइट ट्रांसफ़र ना, मतलब लाइट पार ना हो पाए, तो मतलब ओपैक है, गिरा निकल गया, समझ रहे हो। जैसे कि अपना बेड वगैरह हुआ, बेड हुआ, वॉल हुआ, तो इसके अंदर से लाइट आर पार तो दिखता नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, ओपैक। ऑब्जेक्ट। तो ओपैक ऑब्जेक्ट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, जैसे ग्लास, ठीक है,
ग्लास के इस पर उस पर तो दिखता है, अगर यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ऊपर से कोई देख रहा है तो मुझे देख लेगा। मज़ेदार चीज़ क्या है, जब ओपेक मतलब जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है उसमें खाली रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। डन है। तो ये जो उल्टा रे गया ये तो रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड, और ये जो अंदर आ गया इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। समझे? तो रिफ्लेक्शन में ओनली रिफ्लेक्शन होता है ओपेक ऑब्जेक्ट में, लेकिन जब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसमें रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन दोनों होंगे। डन। चलो, और साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ पे गिरा तो जितना एंगल बना के, अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बना के गिरा तो वहाँ से यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना के जाएगा, सॉरी यार गलती है, हाँ, अगर नॉर्मल के साथ अगर वो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल बनाया तो यहाँ भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बना के जाएगा। ये था मेरा इंसिडेंट गिरने वाला रे। तो यहाँ अगर मैं एंगल आई लिखूँ और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड रे, और अगर मैं इसको आर लिखूँ तो क्या होता है, ऑलवेज आई इज इक्वल टू आर होता है। अगर आई इज इक्वल टू आर है, तुम साइन लिखो, कॉस लिखो, टैन लिखो, सब क्या होगा, बराबर ही होगा। समझ रहे हो ना, साइन आई इज इक्वल टू साइन आर लिखो या फिर कॉस आई इज इक्वल टू कॉस आर लिखो, बात सेम ही है। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। सेम एंगल है तो नहीं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं हो, सेम ही होगा ना। अभी ये जो टेबल है यहाँ पे आप मेरे से पीडीएफ ले लेना, टेबल याद कर लेना कहाँ पे क्या इमेज बनेगा। देन ए भी याद कर लेना, मिरर फार्मूला क्या है वो भी याद कर लेना। मैं आपको साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन यानी हो यहाँ क्या बता रहा है, कन्वीनियंट। तो मेरा जो कन्वीनियंट है और हमारा कन्वीनियंट बचपन से हमें सिखाया जाता है। ये क्या है, मैंने ग्राफ बनाया, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई पॉजिटिव वाई। आप रेफरेंस ले लो, कहीं भी कुछ बनाओ, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर आप यहाँ पे मिरर बनाते हो ना, कहीं भी अगर आप इस तरफ रेफरेंस ले रहे हो तो नेगेटिव मिलोगे, इस तरफ ले रहे हो तो पॉजिटिव मिलोगे, नीचे ले रहे हो तो नेगेटिव, ऊपर ले रहे हो तो पॉजिटिव। डन। ये बहुत ही सिंपल सा बात है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर कोई मीडियम है आपके पास, क्या है, एक है रेयरर मतलब हल्का कम घना, और एक होता है डेंसर। डन। जब कोई लाइट कहाँ से, रेयरर से, जब रेयरर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। कहाँ बेंड होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इस केस में क्या होगा, जो एंगल आई है वो ग्रेटर है एंगल आर से, या फिर एंगल आर इज़ लेस देन एंगल आई। समझ रहे हो ना, यहाँ पे एंगल आर है। उसी तरह जब कोई चीज़ डेंसर से रेयरर में जाएगा, समझ रहे हो ना, ये रेयरर है। या फिर मैं इसी में अगर बताऊँ, अगर मैं ही चीज़ में बताऊँ, इसी चीज़ में देखो, इसी चीज़ में अगर बताऊँ तो डेंसर है और ये रेयरर है, हल्का है और ये बाहरी है, ठीक है, घना है मीडियम। तो अगर यहाँ पे जाएगा, बना लेते फिर से, अगर इस केस में एंटर होगा, ये रहा एंगल 30 बनाया सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा होगा। डन है। तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि अगर आई इज़ लेस देन आर हुआ तो क्या है, वो कहाँ से जा रहा है, डेंसर से रेयरर जा रहा है, डेंसर से रेयरर ट्रैवल कर रहा है। जब आई इज़ ग्रेटर देन आर होगा तो रेयरर से डेंसर ट्रैवल कर रहा है, बराबर। और यहाँ पे होता है म्यू, होता है जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक प्रॉपर्टी है, कितना बेंड होता है। तो इसका रेशियो बनाया जाता है साइन आई बाई साइन आर से, बराबर, याद रख लेना। चलो अब देखो, एक ग्लास स्लैब की बात कर लेते हैं, ग्लास स्लैब की और प्रिज्म की। थोड़ी देर पहले तो बनाया था ग्लास स्लैब ऐसा है, तो अगर रेयरर से यहाँ ट्रैवल हो रहा है तो इन्हीं क्या होगा, नॉर्मल के साथ थोड़ा बेंड हो जाएगा, फिर दोबारा जब निकलेगा तो ऐसे निकल जाएगा। तो आपको क्या होगा, वो काफ़ी दूर दिखेगा असल में, समझ रहे हो, काफ़ी दूर ऑब्जेक्ट का काफ़ी दूर दिख जाएगा। अब देखो, और इस चीज़ को क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दिख रहा है ना, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको ढंग से बनाते रहो।
ए इंसिडेंट रे आया, ठीक है, आने के बाद ये है मेरा ग्लास स्लैब, इंसिडेंट रे आया, आने के बाद बेंड हुआ, ए रेयर है और ए डेंसर मीडियम है, ठीक है, बेंड हुआ, बेंड होने के बाद फिर यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ। अब मैं अगर इसको लंबा करूँ इस तरह डॉटेड करके, तो इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रह जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम है इसका, बराबर। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट बात है लेंस के ऊपर, ऐसे याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कन्वर्जिंग लेंस। तो आपका कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, बराबर। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। उसी तरह अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ, किसकी बात करूँ, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, समझ आया। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है, डन। उसी तरह अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। तो वही हिसाब से आपका ये क्या होगा, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर क्या होगा आपका, डाइवर्जिंग, सॉरी, कन्वर्जिंग मिरर, बराबर। कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, लेकिन कन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। उसी तरह कॉनकेव लेंस क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, बट कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, इसे याद रख लेना। चलो, और यहाँ पे इस डायग्राम कहाँ पे इमेज बनेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे जब क्या करते हैं हम लोग, और ये भी याद कर लेना, एट फोकस कहाँ पे इमेज बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी देख लेना, मटेरियल व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा। अब लेंस फार्मूला तो ये रहा, लेंस फार्मूला दे के रखा है इजीली, मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या लिखा है, h/h0 इज इक्वल टू v/u, फार्मूला ड्राइव नहीं करवा रहा हूँ। अब देखो मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर में, किसमें, प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन कितना होता है, अगर आप आईने में देखते हो तो अपने आप को क्या लंबा देखते हो, अगर आप यहाँ से अपने आप को देख रहे हो तो यहाँ पे कितना लंबा देखते हो अपने आप को, नहीं ना, जितना है हम लोग उतना ही दिखता है, समझ रहे हो ना, जितना है उतना ही दिखता है, तो इतना याद रख लेना है। प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन कितना होता है, 1 होता है, समझा। उसी तरह एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, एक में ग्रेटर होता है और एक में लेस होता है। अब देखो इसमें इसके बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन की बात करते हैं, डिस्पर्शन, मिट लेते इसको, इसकी बात कर लेते हैं डिस्पर्शन की, ठीक है, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन क्या फिनोमेना है, अगर हम लोग प्रिज्म है ना, ठीक है, प्रिज्म के अंदर अगर हम लोग लाइट डालते हैं, क्या डालते हैं, लाइट तो डाल दिया, अगर हम लोग प्रिज्म के अंदर लाइट डालते हैं तो ये क्या करेगा, लाइट को स्प्लिट अप कर देता है, रेड, फिर आपका रेड कर देगा, फिर ऑरेंज कर देगा, फिर येलो कर डालेगा, ठीक है, इस तरह कर करके वी और जो विजियोर आता है ना आपका VIBGYOR उस तरह तोड़ देगा, ठीक है, और एंडिंग में क्या रहेगा आपका, वायलेट कलर रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो ऐसा होता है, ये कैसे रहेगा, VIBGYOR, अपर में रेड, नीचे में वायलेट, इस तरह उसको तोड़ देगा, डन। इसके कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अभी देखो मज़ेदार चीज़, अगर मैं इसका सामने एक और प्रिज्म डाल दूँ, इसी तरह डिक्टो प्रिज्म, तो क्या होगा, ये जो लाइट्स है ना, आपके जो लाइट्स आए थे रेड वाले, फिर हमारे ऑरेंज वाले, फिर ये वाले आपका येलो वाले, और इस तरह करके एंडिंग में कौन सा, वायलेट वाले, ये सारे जब इसके अंदर घुसेगा ना, तो दोबारा हमें जो लाइट मिलेगा ना, वो क्या होगा, वाइट लाइट होगा, वाइट लाइट मिलेगा हमें, बराबर। तो दोस्त लोग ये था, तो मैंने ट्राई किया 2 घंटे के अंदर सारे चीज़ें मतलब बताने का, जिससे आपका एक अच्छा मतलब एग्ज़ाम के लिए 1 शॉट प्रिपरेशन हो जाए
वन शॉट प्रिपरेशन ईजिली हो जाए, एक बार थोड़ा बहुत रिकैप भी हो जाए। और मटेरियल ये वाला मेरे पास है, वन शॉट वन डे रिवीजन मटेरियल। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, सीधा आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। व्हाट्सएप करने के लिए जो नंबर है वो ए रहा, व्हाट्सएप करने के लिए जो नंबर रहेगा वो ए रहा 9531857092। ठीक है, तो आप मुझे नंबर में व्हाट्सएप कर दो फटाफट 9531857092। मैं आपको मटेरियल भेज दूंगा, डन है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे के रखा होगा, तो मैं फटाफट मटेरियल भेज दूंगा, आप लोग प्रिपेयर कर लो फटाफट बढ़िया से। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा लगा, कुछ वो गलती ठीक कर लेना। ठीक है, वो जो बताया था ना मैंने, क्या बोलते हैं एसिड खट्टा, क्या बोलते हैं एसिड कड़वा होता है, वो एसिड खट्टा होता है, तो पर मतलब पता नहीं गलती हो गया। ठीक है, वहाँ पे ठीक कर लेना, एसिड खट्टा होता है। ठीक है, सॉर इन टेस्ट होता है और आपका जो बेस होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है। चलिए दोस्त लोग, थैंक यू फिर बड़ी, बाय बाय।